ये जो थ्योरम है 10.2 समझ लो कन्फर्म है कि तुम्हारे पेपर में आ गया भाई। थ्योरम को तुम अच्छे से देख लो, कन्फर्म है। हर साल पिछले 10 साल से बेसिक के पेपर में सर्कल का थ्योरम 10.2 आ रहा है। इस बार भी तुम्हारे बेसिक के पेपर में 3 नंबर का थ्योरम आएगा भाई। इसको रट लो, 3 नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। टॉय वाला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म है भाई। इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बेसिक में आता है और इस बार भी तुम पकड़ के रखोगे भाई 5 नंबर का ये टॉय वाला क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक के पेपर में 2026 के पेपर में डायरेक्ट नजर आएगा भाई। इसको तुम कर लो एकदम, तुम्हारा ये वॉल्यूम निकालने आएगा। बहुत साल से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है। ये जो क्वेश्चन है भाई तुम्हारे 2026 के बेसिक मैथ्स के पेपर में डायरेक्ट नजर आने वाला है, इस बात की गारंटी है। ये क्वेश्चन तुम अच्छे से नोट कर लो भाई। 2026 के बेसिक के मैथ्स के पेपर में ये तुम्हें 3 नंबर दिलवा के जाएगा। ये आराम से तुम्हारा 3 नंबर का एग्जाम आ गया, समझ लो डायरेक्ट छप गया। ये क्वेश्चन नोट कर लो, एकदम सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिलने वाला है। हेलो यार, इन दिस प्रेम भैया, और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले तुम्हारे मैथ्स के बेसिक के बोर्ड एग्जाम में आने वाले श्योर 100 क्वेश्चंस के बारे में। ये वो श्योर 100 क्वेश्चन है भाई जिनके 100% गारंटी रहती है कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएंगे। हर साल ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो सबसे पहले यार, अभी तो तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा ना यार, सबसे पहले ये श्योर 100 क्वेश्चन कर लो, क्योंकि कोई टॉपर बच्चा जो रहता है वो सबसे पहले वही क्वेश्चन करता है जो सबसे ज्यादा एग्जाम में आ रहा है। उसके बाद ये आलतू फालतू क्वेश्चन का, मेरी बात को समझो, क्योंकि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम बेसिक का बोर्ड एग्जाम तुम्हारा कितने का होगा, 80 मार्क्स, और 80 में 70 मार्क्स तुम्हारे यही श्योर 100 क्वेश्चन आएंगे। 100% गारंटी, हर साल ये क्वेश्चन आ रहे हैं। तो इस बार भी गारंटी है भाई कि तुम अगर ये श्योर 100 क्वेश्चन कर लेते हो, मैं गारंटी लेता हूं, अगर तुम्हें कुछ भी नहीं पढ़ा ना भाई, 80 में 70 मार्क्स डायरेक्ट तुम्हारे क्वेश्चन, अगर तुम्हें कुछ नहीं पढ़ा ये श्योर 100 क्वेश्चन है, 70 मार्क्स तुम्हारे मैच हो जाएंगे। इस बात की गारंटी है, क्योंकि यार हमने बहुत सारी रिसर्च की इस वीडियो करके। मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, हमने 5 ईयर का ट्रेंड एनालाइज किया क्वेश्चन का, फिर 80-20 रूल लगाया, सीबीएसई के टीचर से बात किया। सारे क्वेश्चन मैं गारंटी दे रहा हूं, एनसीईआरटी थोड़े हार्ड लेवल के क्वेश्चन है, बेसिक में हल्के से हार्ड, ज्यादा नहीं, लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन मैं तुम्हें इस वीडियो में बता दूंगा। बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात है, मैं गारंटी दे रहा हूं, डंके की चोट पे बोल रहा हूं। इस वीडियो से बाहर एक क्वेश्चन आ गया ना भाई, नाम बदलूंगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, अगर तुम इस वीडियो कर ले तो इससे बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में, तुम्हारे बेसिक के बोर्ड एग्जाम में 100 आउट ऑफ 100 बिल्कुल कंफर्म हो जाएगा। मैं गारंटी दे रहा हूं, क्योंकि इससे बाहर नहीं, क्योंकि सबसे पहले मैंने क्या डाला इस वीडियो में बता दे रहा हूं। अब मेरी बात को बिल्कुल ध्यान से सुनो। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हारे 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स से पेपर इससे कैसे मैच होगा। मैं गारंटी ले रहा हूं यार, तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा, पढ़ाओ सारे के सारे क्वेश्चन पेपर देके आना और फिर मेरे को बताना इसी वीडियो से मैच होते दिखेगा। तो मैं गारंटी दे रहा हूं इसी वीडियो से आएंगे। कैसे आएंगे मैं तुम्हें बता रहा हूं, 70 आउट ऑफ 80 मार्क्स। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा ना, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे, बिल्कुल तुम टेंशन मत लो। इस वीडियो को बस कर लेना, तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। अब मैथ्स श्योर 100 क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम तुम्हारा, ठीक है, बेसिक का पेपर तुम्हारा तुम्हें पता होगा तुम्हारे सिलेबस में टोटल 14 चैप्टर है। इन 14 चैप्टर में टोटल तुम्हारे 900 क्वेश्चन। तुम्हें पता भैया 900 क्वेश्चन करने नहीं करने 900 क्वेश्चन। इन 900 क्वेश्चन में सीबीएसई क्वेश्चन को 2 भागों में बांट के रखता है। एक तुम्हारा 800 क्वेश्चन, 900 का सम क्या होता है 800 और 100। तो 800 क्वेश्चन से बहुत कम क्वेश्चन आते हैं। मेन जो तुम्हारे 100 क्वेश्चन जो सीबीएसई के बिल्कुल फेवरेट वाले क्वेश्चन होते हैं, इन 100 क्वेश्चन में से सीबीएसई क्या करता है, 80 में से 70 मार्क्स का पेपर दे देता है। बाकी का जो 10 नंबर का पेपर रहता है, बाकी का जो तुम्हारा 10 नंबर बचा हुआ पेपर रहता है, वो तुम्हारा 800 क्वेश्चन था। और पहले तुम्हें ये वाले क्वेश्चन पकड़ने, कोई भी टॉपर बच्चा पहले ये वाले क्वेश्चन पकड़ता है जो एकदम आने उनको पता रहता है कौन से क्वेश्चन आने वाले, वही मैं तुम्हें बता दूंगा। एकदम जो हर साल आ रहे वही क्वेश्चन पकड़ता है, उसके बाद में करता है। पहले तुम ये क्वेश्चन करो भाई, 80 में 70 तुम्हारे सिक्योर हो जाएंगे। और मैं कोई हवा में बातें नहीं कर रहा, एकदम सिक्योर हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। लास्ट ईयर में हमने बच्चों को बताया स्टैंडर्ड के पेपर, मैं गारंटी दे रहा हूं चैनल से ये रिजल्ट आया। तुम देखो श्योर 100 क्वेश्चन हमें लास्ट ईयर भी लाया था, जिन बच्चों ने किया तुम देखो उनका रिजल्ट। मैथ स्टैंडर्ड के पेपर 99.6%, मैथ में 100 आउट ऑफ 100 तुम ध्यान से देख सकते हो। ये रिजल्ट है, देखो ये सीबीएसई का रिजल्ट है। मैथ स्टैंडर्ड की बात करो, बेसिक में तो भाई तुम ऐसे ही लाओगे, बेसिक में तो ऐसे ही लाओगे। स्टैंडर्ड में 99 आउट ऑफ 100, फिर तुम देखो मैथ स्टैंडर्ड में 97 आउट ऑफ 100। सारे स्टैंडर्ड बेसिक सब में तुम, स्टैंडर्ड में तो लास्ट ईयर आया था, बेसिक में तो 100 में 100 सारे भरे हुए थे। मैं तुम्हें क्लियर बता रहा हूं। तो भाई तुम इस वीडियो कर लेना, थोड़ा सा ट्रस्ट कर लेना, मैं गारंटी ले रहा हूं तुम्हारे 95% प्लस नंबर बिल्कुल आराम से आएंगे। बस ये 100 क्वेश्चन कर लेना, मेरे ऊपर ट्रस्ट करके सारे रिजल्ट आए, तुम्हारे भी यही रिजल्ट आएगा। मैं गारंटी ले रहा हूं, बेसिक है तो बिल्कुल तुम टॉप कर जाओगे, इस बात की गारंटी है। बस शुरू से लेकर अंत तक इस वीडियो में जब मेरा सारे क्वेश्चन भैया पे ट्रस्ट करके करना, मैं गारंटी ले रहा हूं। अगर तुम टॉप नहीं करके मैं नाम बदलूंगा, मैं गारंटी एकदम टॉप कर जाओगे, मैं गारंटी एकदम तुम्हारे आने ही आना है मैच में। बस तुम वही तुम देखने वाली बात है कि तुम सारे क्वेश्चन करोगे नहीं, अगर कर लोगे, रट लोगे, पेपर में सेम नजर आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। बिल्कुल तुम बहुत अच्छे नंबर लेगा। बस सारे क्वेश्चन कर लेना, यही तुमसे रिक्वेस्ट रहेगी। शुरू से लेकर अंत तक सारे करना, रिजल्ट तुम्हारा यही नंबर आएगा, गारंटी दे रहा हूं, सेम बिल्कुल आएंगे। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं वीडियो में आगे। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बिल्कुल ध्यान से सुनना यार, तुम्हें सारे सब्जेक्ट में टॉपर बनाने का मैंने जुगाड़ कर दिया है। बस तुम्हें एक चीज करनी है, मैं तुम्हें यही बोलूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं तुम्हें बता दूं कि हमने पूरी डेट शीट दे दी है श्योर क्वेश्चन की। ये मैथ का हमने स्टैंडर्ड कर दिया, बेसिक कर दिया। अब मैं इंग्लिश भी कर दूंगा, अगला पेपर तुम्हारा इंग्लिश का है, उसके अलावा तुम्हारा साइंस, आईटी, हिंदी, एसएसटी सब मैं कर दूंगा। बस तुम्हें एक चीज करनी है, मैंने पूरा डेट शीट दिया, बोर्ड एग्जाम जस्ट पहले कर दूंगा। जैसे तुम्हारा इंग्लिश कितना तारीख को, 21 को है, मैं 17 को ही कर दूंगा। साइंस 25 को है, मैं 21 को ही कर दूंगा। सारी डेट शीट मैंने दे दी है, इसी चैनल पे आएगा। तो बस तुम्हें एक काम करना है भाई, बस तुम्हें चैनल पे जाना है, कुछ नहीं करना, बस सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। जैसे मैं वीडियो डालूं तुम्हें मिल जाए, सब्सक्राइब करना, ऑल पे क्लिक कर देना, बस ये नोटिफिकेशन ऑन करना। भाई ये चैनल नहीं तुम्हारे लिए खजाना है, यही तुम्हें 95% नंबर दिलाएगा। ये वो क्वेश्चन मैं दे रहा हूं चैनल पे, मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं कोई झूठ बात नहीं बोल रहा। ये तुम्हारे पेपर में एकदम नजर आएगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो सब सब्जेक्ट में अगर तुम कर लो ना भाई, तुम्हारे नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। जितने आने के मान के चलो तुम्हारे 70% आ जाएंगे, तुम्हारे 85, 90 ऐसे, 90 प्लस ऐसे, जिसके 90 आने के उसके 98 आ जाएंगे। उस लेवल के क्वेश्चन है ये, मैं क्लियर कर दे रहा हूं। ठीक है, तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, जल्दी आके सब्सक्राइब कर लो। सब्सक्राइब कर लो, कर लिया होगा, सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन क्लिक कर लो, कर लिया होगा। हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है।
अब हम लोग देखेंगे कि बेसिक मैथ्स का तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे, बेसिक मैथ्स है तो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है। अब इसको हमने सीबीएसई क्वेश्चन पेपर डिजाइन से निकाला, तो मैं डंके के चोट पे बोल रहा हूं, एक मार्क्स को यहां से हिला नहीं सकता। जो मार्क्स का मैं बता रहा हूं जेन्युइनली एकदम वैसे ही एकदम पेपर तुम्हें नजर आएगा। अगर मैं बता रहा हूं कि हाँ भाई अगर तुम्हारा रियल नंबर 6 का तो 6 का, पॉलिनोमियल 4 का तो 4 का है, लीनियर इक्वेशन 6 का तो 6 का, जितने मैं नंबर दिखा रहा हूं बेयर मिनिमली एक आध चैप्टर को हिल सकता है, बाकी जितने चैप्टर सबके नंबर तुम्हारे एकदम सेम आएंगे। तो इसको हमने इजी, मीडियम और हार्ड में कन्वर्ट कर दिया। अगर तुमने कुछ नहीं पढ़ा, मैं पहले ही बोलूंगा कि पहले इजी चैप्टर करना, फिर मीडियम करना, फिर तुम हार्ड करना, क्योंकि अगर तुम सीधा ट्रायंगल में जाओगे हार्ड वाले चैप्टर में तो ये तुमसे ट्रायंगल के प्रूविंग वाले क्वेश्चन आता है, तुमसे नहीं बना, तुम डिमोटिवेट हो, बोलो भैया नहीं बन रहे। अगर तुम यही रियल नंबर पॉलिनोमियल से स्टार्ट करोगे, उसमें आसान आसान क्वेश्चन तुमसे बनने लगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तुम ये कर लोगे फिर ये कर लोगे, और ये तो सिर्फ हर चैप्टर 27 नंबर का ही है। तो मैं ही बोलूंगा पहले तुम ये करना और ये दोनों कर लोगे तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा, चाहे तुम रिवीजन कर रहे हो चाहे तुम पढ़ रहे हो, कोई भी तरीका लगा रहे हो, समझ रहे हो। क्योंकि मेरे को 6 सालों का एक्सपीरियंस है यार, मैंने अपने खुद मैथ्स के स्टैंडर्ड के पेपर में 90+ नंबर फोड़ रखे, क्लास 10th में 90+ नंबर फोड़ रखे, और हजारों में लाखों में मैंने बेसिक के बच्चों को गाइड किया, बहुत अच्छे से नंबर फोड़वाए, 98, 99, 100 आउट ऑफ 100 बेसिक में, इन जनरल 100 आउट ऑफ 100 आते हैं। तो जो क्वेश्चन मैं इस वीडियो में बताऊंगा वही आएगा, टेंशन मत लेना, ठीक है। तो पहले तुम देख लो इजी चैप्टर कौन सा। इजी चैप्टर तुम्हारा 26 नंबर का आ रहा है, तो तुम्हारा रियल नंबर 6 मार्क्स का, पॉलिनोमियल 4 मार्क्स का, स्टैटिस्टिक्स 7 मार्क्स का, प्रोबेबिलिटी 5 मार्क्स का, और एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा 5 मार्क्स का, ठीक है। मीडियम चैप्टर में कौन कौन है, लीनियर इक्वेशन 6, क्वाड्रेटिक इक्वेशन 6, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 6, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 4 नंबर का। हार्ड चैप्टर में कौन कौन आ रहा है, ट्रायंगल 9 मार्क्स का आ रहा है, ध्यान देने की बात है, लेकिन थोड़ा सा तुम्हें टेंशन होगी इसमें। ट्रिग्नोमेट्री 7 मार्क्स का आ रहा है, सर्कल 6 मार्क्स का आ रहा है, और सरफेस एरिया वॉल्यूम 5 नंबर का आ रहा है। तो पहले इन दोनों को भी तुम कर लो, तुम्हारे 53 मार्क्स सिक्योर हो जाएंगे। उसके बाद तुम ये वाला करना, समझ रहे बात को, तो ये तुम्हारा मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। अच्छे से तुम दिमाग में डालो कौन सा चैप्टर कितने नंबर का, पहले इजी करो, फिर मीडियम करो, फिर हार्ड करो। मैं तो यही बोलता हूँ, ऐसे चलोगे तो तुम बहुत जल्दी जल्दी कर पाओगे, चीजें कर पाओगे, ठीक है। हम लोग आते हैं चैप्टर पे, हम लोग आते हैं पहले चैप्टर पे, जो तुम्हारा रियल नंबर तुम्हारा 6 नंबर का आ रहा है। जैसे मैंने तुम्हें बोला बेसिक मैथ्स के लिए रियल नंबर तुम्हारा कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, ये क्वेश्चन भाई साहब, ये जो क्वेश्चन है भाई तुम्हारे 2026 के बेसिक मैथ्स के पेपर में डायरेक्ट नजर आने वाला है, इसकी गारंटी है। ये क्वेश्चन तुम अच्छे से नोट कर लो भाई, 2026 के बेसिक के मैथ्स के पेपर में ये तुम्हें 3 नंबर दिलवा के जाएगा। ये आराम से तुम्हारा 3 नंबर का एग्जाम आ गया, समझ लो डायरेक्ट छप गया। ये क्वेश्चन नोट कर लो, एकदम सेम क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में मिलने वाला है, मैं गारंटी दे रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, एकदम छपने वाला है। बेसिक के जब भी बात आती है ये क्वेश्चन एकदम इस पैटर्न में क्वेश्चन एकदम छपता है। ए बाय बी के अलग में ए बाय बी के फॉर्म में करके रैशनल अलग, इरेशनल अलग करके इसको सॉल्व करते हैं। मैं दिखा देता हूं, ये एकदम रट लेना भाई, ये क्वेश्चन एकदम छपेगा, समझ रहे हो बात को। अब इसमें एक लोग करते हैं प्रूव दैट 3 + √7 √2 इज इरेशनल वेयर √2 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इसको इरेशनल प्रूव करना, समझ रहे बात को। इसमें करते क्या है, मेरी बात को पहले समझो, इसमें करते क्या सबसे इंपॉर्टेंट, मैं तुम्हें समझा दे रहा हूं, थोड़ी सी समझ लेना बात को। कभी भी कोई नंबर दिया हो तुम्हें इस टाइप का नंबर दिया हुआ रहेगा, ठीक है, 3 + 7 √2, ठीक है, 7 √2 दिया हुआ। अब बोल रहा है इसको इरेशनल प्रूफ करो। इसमें तुम क्या करोगे, सबसे पहले ए बाय बी के फॉर्म में करोगे, ए बाय बी के फॉर्म में कर दिया। अब भैया कोशिश तुम्हें करना है कि रूट वाला टर्म इधर साइड छोड़ दो और बिना रूट वाला टर्म को उधर साइड कर दो। तो हम क्या करेंगे ना कि 3 इधर साइड है उसको उधर साइड कर देंगे, 7 √2 को हम क्या करेंगे ना कि ए बाय बी तो यहां लिखा हुआ रहेगा, और ये जो 3 प्लस में यहां पर -3 हो जाएगा। इसका हम एलसीएम ले लेते हैं भाई, तो यहां पर क्या होगा, बी कॉमन में लेंगे तो यहां ए -3 भी हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जो √7 है इसको भी नीचे कर देंगे, तो यहां क्या बचा, सिर्फ √2 बच गया भाई। उसके बाद तुम्हारा क्या, a -3b बाय 7b, और ये वाला टर्म तुम्हारा क्या है, इरेशनल है, और ये नॉट इक्वल टू ये वाला टर्म तुम्हारा क्या इरेशनल हो गया। पूरा ये वाला टर्म क्या है, रेशनल है पूरा, ये रेशनल कहीं रूट तो नहीं है, तो रेशनल है। मतलब किसी भी टर्म में रूट जब तक नहीं रहेगा वो, मतलब कि कोई कैसा भी टर्म हो वो रेशनल ही है, जब तक उसमें रूट नहीं आएगा वो इरेशनल है। वो बोलते हैं ना इरेशनल नंबर कौन सा, अगर किसी नंबर में रूट है तो इरेशनल है, नहीं तो नहीं है, कुछ भी तुम लगा लो वो इरेशनल नहीं। तो ये वाला तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा रेशनल नंबर, रेशनल इरेशनल के इक्वल टू नहीं हो सकता, इसे अवर अजम्पशन में रॉक। तो पूरा इस तरीके से तुम बनाओगे, समझ। इसमें p बाय क्यों लिखा मैंने, a बाय b कर दिया, तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, समझ में आया। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मेरे को बताना बहुत जरूरी था। दूसरे टाइप का तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा आता है, ये वाला, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल। भाई साहब छप गया डायरेक्ट भाई, ये तो कुछ नहीं, एकदम आएगा ही आएगा, बिल्कुल भाई इसको रट लेना, क्योंकि अगर वो नहीं आएगा तो ये वाला आएगा। इसमें तुम्हारा √5 भी आ सकता है, √3 भी तुम्हारा आ सकता है, √2 भी आ सकता है, बेयर मिनिमम √7 भी कई बार दे देता है, बस ये देगा। और तुम्हें एक ही तरीके से इसको प्रूव करना है, इसको भी ए बाय बी के फॉर्म में करके डिविजिबल वाला लगा के इस तरीके से 2 इक्वेशन बनाना है, फिर उसको बताना कि आवर assumption is wrong। तो इस तरीके से बिल्कुल कर लेना, समझ रहे बात को। 1 and 2 leads contradiction that P and Q are co-primes, hence our assumption is wrong and √5 is irrational। इसको एकदम रट लेना, एकदम सही टेक्निक है ये वाला। तो एकदम ये क्वेश्चन भी तुम्हारा एकदम कन्फर्म है भाई कि ये 3 नंबर तुम्हें दिलवा के जाएगा। ये दोनों में से एक क्वेश्चन तुम्हें 3 नंबर कन्फर्म है, गारंटी है, बेसिक के पेपर में दिलवाएगा, गारंटी। मैं 6 साल से पढ़ा रहा हूँ, 20 साल के पेपर में देख चुका, एकदम आने ही आना है, गारंटी के साथ मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन होगा। तीसरे क्वेश्चन कभी कभी इस लेवल के भी क्वेश्चन सीबीएसई दे देता है कि 1 बाय √5 इज इरेशनल बोल देता है, 1 बाय √5 इरेशनल। कुछ नहीं करना, क्या करोगे, 1 बाय √5 को क्या करोगे, ए बाय बी के फॉर्म में डालोगे, ए बाय बी के फॉर्म में डालोगे। अब तुम्हें कुछ नहीं करना, बी यहां कर देना, बी इधर करोगे। अब देखो बी इधर ऊपर चला जाएगा और क्या है, ए इधर नीचे आ जाएगा, तो बी बाय ए इज इक्वल टू √5। अब तुम्हारा क्या वही वाली चीज आ गई, ये यहां इरेशनल हो गया,
और यहाँ नॉट इक्वल टू रेशनल हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। तो मेरे को अच्छा खासा बहुत एक्सपीरियंस है मैथ्स पढ़ाने में, 6 साल से मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, पकड़ मेरी बहुत मजबूत है मैथ्स में, कितने आराम से 3 नंबर का काम हो गया, देख रहे हो। तो रेशनल अलग, कॉन्ट्रडिक्शन बता रहा है। इसी तरीके से इस टाइप का क्वेश्चन अब बच्चा यहाँ पर घूम जाता है। मेरी बात को समझो कि रूट टू माइनस रूट 5 इज इरेशनल, यहाँ बोला रूट 2 माइनस रूट 5 इज इरेशनल। अब क्या करेंगे भाई, आप तो फंस गए हम, इसको भी कुछ नहीं करना, a बाई बी के फॉर्म में करना है। अब इसमें क्या करना है, मेरी बात को समझो, इसको स्क्वायरिंग कर दो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो, तो क्या होगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर लग जाएगा, तो a स्क्वायर 2 प्लस बी स्क्वायर 5 माइनस 2ab, तो 2 इंटू रूट 5, ठीक है, इज इक्वल टू a बाई बी, ठीक है। अब तुम क्या लिखोगे यहाँ पर कि यहाँ पर तुम्हारा 7 बचा, यहाँ बचा क्या तुम्हारा 7 बचा, यहाँ पर ध्यान से देखो 7 बचा, यहाँ पर 2 रूट 2 और रूट 5 क्या हो जाएगा, माइनस 2 रूट 10 हो जाएगा, 2 रूट 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू a बाई बी हो जाएगा, ठीक है, a बाई बी। अब उसको उधर ले आना, 7 को इधर ले आना। अब मैं तो यही बोलूंगा कि रूट 2 को उधर कर देते हैं, पहले ऐसे करते हैं कि माइनस 2 रूट 10 इधर छोड़ देते हैं, और यहां पर तुम समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं, a बाई बी था ना, a बाई बी था, यहाँ a बाई बी था, ठीक है, यहाँ a बाई बी था, और यहाँ तो यहाँ इसको a बाई बी करेंगे, और यहाँ ये जो 7 प्लस में था, यहाँ पर माइनस में 7 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा कि यहाँ b एलसीएम ले लेते हैं तुम्हारा, तो a माइनस 7b, ठीक है। अब इसको 2 रूट 10 था, तो माइनस 2 को नीचे कर देंगे, तो यहाँ रूट 10 हो जाएगा तुम्हारा, और यहाँ पर तुम्हारा क्या आ जाएगा, a माइनस 7b, और उसके बाद तुम्हारा माइनस 2b। ये वाला तुम्हारा ये रेशनल, ये टर्म रेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया, समझ रहे हो बात को। तो कभी भी कोई टर्म, मैं तुम्हें जैसा बोल रहा हूं, ये इरेशनल हो गया, जो रूट 10 इरेशनल बच गया, यहाँ रेशनल हो गया, समझ रहे बात को। इस तरीके से तुम्हें ये सारे क्वेश्चन करने, ये अभी का लेटेस्ट लेवल क्वेश्चन आ जाएगा, बच्चा कर नहीं पाएगा, स्क्वायरिंग करके आराम से कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब ये कि कभी भी कोई टर्म में अगर रूट आ जाए, वो तुम्हारा इरेशनल है। कभी भी 2 रूट 3 बाय 2 ऐसे रूट किसी भी टर्म में मिल जाए, वो इरेशनल है। और किसी भी टर्म में, मैं क्लियर बोल रहा हूं, क्वेश्चन बार बार आता है, ये किसी भी टर्म में तुम्हारा रूट अगर नहीं रहे, 2 1/3 होल क्यूब की पावर 1/3, कुछ भी एनीथिंग, वो जब तक रूट नहीं चढ़ेगा उसको वो इरेशनल नहीं होगा। इतना चीज क्लियर हो गया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब यहाँ ट्री बता गया। अब बेसिक में क्वेश्चन आ जाता है, बच्चे जनरल नहीं कर पाते, यहाँ ट्री दिया हुआ है। अब ट्री में बोल रहा है कौन कौन सा टर्म मिसिंग है। अब तुम्हें एक चीज दिमाग लगानी है, यहाँ 35 नंबर, ये वाला नंबर मिसिंग है। 35 से किस नंबर पे काटा होगा, जिससे 7 आ गया होगा, जिसे 35 को 5 से काटेगा तो कौन सा नंबर आएगा। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर 7 आएगा, तो बी की वैल्यू, ए बी सी की वैल्यू पूछ रहा है यहाँ पर जो है, तो बी की वैल्यू 7 है, सीधी सी बात है। अब यहाँ पर तुम्हें देखना है कि कौन से ऐसे नंबर को 2 से मल्टीप्लाई किया होगा, जैसे 2 से काटा होगा, जो 210 आ गया होगा। 420 को ही 2 से काटेंगे तब 210 आएगा तुम्हारा, तो वाई की वैल्यू 420 है, जैसे लिखा हुआ है। अब कौन सा ऐसा नंबर है जिसको काटने से 2 से काटने से 420 आता है, तो मेरे को लगा 840 वो नंबर है। तो इस तरीके से तुम्हारे ट्री मैंने कंप्लीट कर दिया, समझ रहे हो कितना इजीली ट्री कंप्लीट। यहां पर भी एक नंबर है कि 271 को कौन से नंबर से ऐसा काटा होगा जिससे 70 आ गया, तो यहाँ 3 से काटा होगा तो 70 आ गया, तो मतलब a की वैल्यू 3 होगी यहाँ पर। इस तरीके से ये वाला ट्री तुम्हारा कंप्लीट होगा। एक क्वेश्चन आता है, बच्चा फंस जाता है। तो यही तुम्हें देखना है, ये 35 नंबर है, यहाँ 5 है, इसका मल्टीपल, अगला मल्टीपल कौन है, 7 है। यहाँ 420 गायब है, इन दोनों को काटा होगा, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला नंबर आ जाएगा, समझ रहे बात को। यहाँ 840 गायब था, अब मेरे को 420 तो मिल गया, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर ये आ गया। तो इस तरीके से ऐसा क्वेश्चन बनते हैं, और ये आ जाते हैं, बच्चा फंस जाता है। आगे एलसीएम एचसीएफ प्यार से तुम निकाल ही लेते हो, प्राइम फैक्टर से ये क्वेश्चन एकदम आता है भाई, तो ऐसा मत समझना कि नहीं आएगा, ये आता है, समझ रहे हो बात को। और अभी मैंने देखा ना कि बेसिक का लेवल, तुम डरना मत, लेकिन बेसिक का लेवल एनसीईआरटी से अबव हो गया बहुत सारे चैप्टर्स में। तुम अभी क्वेश्चंस देख रहे हो कई तरह के, तो एनसीईआरटी से लेवल अबव हो गया, लेकिन तुम्हें डरने की जरूरत नहीं। इस वीडियो में सब कवर करा दूंगा, समझ रहे बात को। लेवल थोड़ा सा अप है, लेकिन तुम कर लोगे, मैं गारंटी 100/100 तुम लेके आओगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, वर्ड प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है। बच्चा इसमें फंस जाता है भाई, एकदम बेसिक के पेपर में ये चीज आती है, समझ बात को। 3 नंबर का तुम्हारा कंफर्म करा कि एक क्वेश्चन तुम्हें सीबीएसई फंसाने के लिए दे सकता है, समझ रहे बात को। इसमें तुम्हें क्या बोलता है, कभी भी तुम्हें बोलता है मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना, मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट निकालना। कोई 3 चीजें दे दी जाएगी, बोलेगा मिनिमम नंबर ऑफ बास्केट निकालो जिसमें ये चीजें रख जाए, मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालो जिसमें एक टीचर एवरेजली रह जाए, समझ रहे बात को। तो मिनिमम कभी भी तुम वर्ड देख लेना, समझ जाना यहां एचसीएफ निकालने की बात आ रही है, समझ रहे हो बात को, एचसीएफ निकालने की बात आ रही है। अब यहां बोल रहा है इन अ टीचर्स वर्कशॉप, हर साल इस टाइप का क्वेश्चन आता है। द नंबर ऑफ टीचर्स टीचिंग फ्रेंच, हिंदी और इंग्लिश इतना इतना दिया, और रिस्पेक्टिवली फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड फॉर ईच रूम हैव सेम नंबर ऑफ टीचर सीटेड ऑफ ऑल सेम सब्जेक्ट। मतलब कि ऐसा मिनिमम नंबर ऑफ रूम निकालना है कि सेम सब्जेक्ट के भी टीचर रहे और मिनिमम रहे, समझ बात को। तो मिनिमम मतलब क्या, जितने टीचर है उनसे कम ही रूम हो। एक रूम में तुम्हें दिमागी लग रहा है कि मिनिमम नंबर ऑफ रूम का मतलब क्या है कि एक रूम में एक से ज्यादा टीचर हो सकते हैं, मतलब जितना टीचर का नंबर है उससे छोटा ही नंबर होगा मिनिमम रूम का नंबर। तो जब भी छोटा नंबर दिमाग में एचसीएफ निकालना, कभी कोई बड़ा नंबर के बारे में बात हो तुम्हें लगेगा हाँ ये बड़ा नंबर, जैसे सेकंड टाइम निकालना है तब हम एलसीएफ निकालते, समझ रहे बात को। तो इसमें हमने एचसीएफ निकालना है, तो हमने क्या किया, एचसीएफ निकाल दिया। अब एचसीएफ हमने निकाला इन तीनों नंबर का, जैसे 48, 80 और 144 हमने निकाला, तो हमें मिला 16। अब रूम पूछ रहा है, तो हमें फिर
सेपरेटली भी निकालना पड़ेगा कि भैया फ्रेंच के टीचर को कितना रूम चाहिए, तो 48 टीचर है, एससीएफ से डिवाइड करेंगे तो 3 रूम चाहिए इनको, ठीक है। एससीएफ से जब से सबसे छोटा नंबर 16 है जो इनको डिवाइड करेगा तीनों को, समझ रहे बात को, तो ये 3 होगा। उसके बाद हिंदी के लिए कितना रूम चाहिए, टोटल 80 टीचर है, 16 डिवाइड करेंगे 5 रूम चाहिए होंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है कि इंग्लिश के कितने टीचर है, 144 टीचर है, 16 डिवाइड करेंगे 9 रूम चाहिए। टोटल रूम कितने, 3, 5 और 9, टोटल रूम मिला के 17 रूम होंगे। तो इस तरीके से तुम्हें ऐड करना पड़ेगा अलग अलग निकाल के। उसी तरीके से तुम्हें बोलेगा कितने बास्केट चाहिए, फल है, फ्रूट्स है, और कितने बास्केट चाहिए, तो तुम्हें एससीएफ निकाल के सबको डिवाइड करना पड़ेगा, उसके बाद सबको जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे बात को, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन भी आए, जैसे मैं तुम्हें बोला ट्रैफिक लाइट वाला। अब ट्रैफिक लाइट में बोल रहा है कि 60 सेकंड, 75 सेकंड, 45, 75 और 60 सेकंड में ये क्या करते हैं, बार बार ब्लिंक करते हैं, एक साथ ये कब ब्लिंक करेंगे। तो तुम्हें समझ में आ रहा है कि थोड़ा सा लंबा टाइम जाएगा, तो उस समय क्या करो, चालाकी से एलसीएम निकाल दो। तो यहाँ पर जब भी ज्यादा टाइम पूछ रहा है तो हमेशा एलसीएम में निकाला, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, 900 सेकंड होगा, 900 सेकंड होगा, जो 15 मिनट के बराबर होता है, ठीक है। तो 15 मिनट के बराबर होता है, तो जो भी टाइम में ब्लिंक किया उससे अगले 5 AM हो रहा, तो उसके 15 मिनट 5:15 AM पे ये वाली ब्लिंक करेंगे। तो इससे ये एनसीईआरटी क्वेश्चन ये भी पेपर में आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि 6 एंड, देखो ये क्वेश्चन भी एकदम आता है, सो दैट 6 एंड कैन नॉट एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर m। कभी भी कोई नंबर को 0 से एंड होना है, मेरी बात को समझो, 10, तो 10 कभी भी 0 से एंड हो रहा है, इसका मल्टीपल में 5 होना चाहिए, तो ना 2 × 5 होगा ना, तब ना 10 0 से एंड होगा। माना 100 0 से एंड हो रहा है, इसका भी मल्टीपल में 5 होगा, तुम देखो 20 × 5, तब ना 100 आएगा। अब तुम देखो कोई 1000 नंबर है, ठीक है, तो अब मान लो कोई 1000 नंबर है, अब ये भी 0 से एंड हो रहा है, मतलब क्या, इसका भी 200 × 5। मेरी बात को समझो, मान लो मैं 90 है, 90 क्या 0 से एंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो इसमें इसके मल्टीपल में 5 है, 18 × 5 हो जाएगा तुम्हारा। तो तुम समझो जब भी 0 आ रहा है एंड में 5 होना चाहिए। अब यहाँ बोल रहा सो दैट 6n कैन नॉट बी एंड विद 0। क्यों 0 6n नहीं हो रहा, क्योंकि यार देखो 6 एंड विद डिजिट 0 क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि इट वुड बी डिविजिबल 5 होगा, तब होगा तुम्हारा, ठीक है। अब 6n का जब हम फैक्टर करते हैं, यहाँ क्या हो रहा है, 2 × 3 की पावर n हो रहा है, 6n का फैक्टर तुम करोगे तो क्या होगा, 2 × 3 की पावर n आएगा तुम्हारा। इसमें 5 तो नजर नहीं आ रहा, मतलब क्या है कि 0 से एंड नहीं होगा। तो यहाँ पर हमने लिख दिया कि इसके प्राइम फैक्टर में तुम्हारा 5 नहीं आ रहा, इसलिए 0 से एंड नहीं हो रही। क्वेश्चन हमेशा आता है, कई बार बोलेगा तुम्हें 8n क्यों नहीं हो रहा, या तुम्हें बोलेगा 4n क्यों नहीं हो रहा, तो इसके फैक्टर में 5 नहीं है, ठीक है। कभी नहीं बोलेगा 20n क्यों नहीं हो रहा, समझ रहे बात को। तो इस टाइप का ये क्वेश्चन बनता है। दूसरा ये भी तुम्हें बोला चेक वेदर 15n × 2n बीइंग विथ नेचुरल नंबर एंड विद डिजिट 0। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये एंड विद 0 हो रहा, तो हम बोल रहे कि 0 हो रहा, लास्ट ईयर वाला क्वेश्चन आया था, तो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आगे तुम्हारा क्या, आगे चलते, आगे तुम्हारा सो दैट द नंबर इतना इज ए कंपोजिट नंबर। भाई साहब छप गया ये क्वेश्चन ना भाई, हर साल तुम्हारे पेपर में आता है, इस बार भी तुम्हारे पेपर में रह जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बच्चा इसको देख के डर जाता है, बिल्कुल तुम ध्यान समझो, बहुत इंपॉर्टेंट, इसका कॉन्सेप्ट तुम्हें जानना बहुत जरूरी है। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर का। अब बोल रहा है ना कि सो दैट द नंबर कोई डेंजर सा नंबर दे दिया, अब बोल रहा है इज ए कंपोजिट नंबर। अब जो बच्चा नहीं जानता तो डर जाएगा 2 नंबर में। मेरी बात को समझो, अब प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर में क्या डिफरेंस होता है, पहले मेरी बात को समझो। कोई भी नंबर के जब 2 फैक्टर होते हैं उसको प्राइम नंबर बोलते हैं। नंबर 2 ही तरीके होते हैं, एक प्राइम होता है, कंपोजिट होता है। कोई नंबर जब किसी से नहीं कटता है तो उसको हम प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे तुम्हारा 17, वो खुद से 1 से कटेगा या तो 17 से कटेगा, बीच में कोई फैक्टर नहीं आ रहा उसका, तो मतलब क्या, उसको प्राइम नंबर। जो प्राइम नहीं वो कंपोजिट है। मेरी बात को समझो, जैसे कि मान के चलो तुम्हारा 17 है, अब 17 को आप किसे किसे काट सकते हैं, एक तुम्हारा 17 से काट सकते हैं, इसको या इसके अलावा एक 1 से काट सकते हैं, इसके अलावा किसी को किसी से काट सकते हैं। तुम 2 को भी देखो, 2 भी एक प्राइम नंबर है क्योंकि छोटा नंबर, इसको सिर्फ हम 2 से काट सकते हैं और तुम 1 से काट सकते हैं। लेकिन अगर तुम 9 को देखो, तुम बोलोगे भैया ऑड नंबर ऐसे होते होंगे, 9 को तुम 9 से भी काट सकते हो, 9 को तुम 3 से भी काट सकते हो, और 9 को तुम तो 1 से भी काट सकते हो। बीच में एक 3 आ गया, मतलब 2 से ज्यादा फैक्टर होगा, मतलब ये क्या, ये तुम्हारा प्राइम नहीं तो कंपोजिट है। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, तो प्राइम नंबर जो नंबर को तुम जिसके 2 फैक्टर होंगे वो तुम्हारा प्राइम है, जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे तुम्हारा कंपोजिट है। तो मैं कुछ प्राइम नंबर लिख देता हूं, तो तुम्हारा 2 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर और किसी से नहीं काट सकते, 5 को काट सकते हैं नहीं, 7 प्राइम है, 9 नहीं, 9 कट जाएगा, 11 प्राइम है, 13 प्राइम है, उसके अलावा तुम्हारा क्या है 17 प्राइम है, 16 कट जाएगा, 15 कट जाएगा, बाकी जो बीच बीच में नंबर आ रहा है वो कंपोजिट है तुम्हारा। अब बोल रहा है इसको कंपोजिट नंबर शो करने के लिए, कभी कभी बोलता है इसको प्राइम भी शो कर दो, जैसे जो अलग कोई नंबर देगा बोलेगा इसको प्राइम शो कर दो, ये कंपोजिट शो करने बोल रहा है, मतलब ये कंपोजिट होगा, दिमाग में लगा इसके फैक्टर होंगे। तो अब क्या है कि इसको इसके फैक्टर करेंगे, पहले यहां पर देखा नंबर को, अब यहां पर देखा 11 को एक साइड कर लिया कॉमन लेके, अब यहाँ 5 × 17 + 3, तो 11 × 88 बन रहा है, 88 देखो फैक्टर होने वाला है, तो यहाँ फिर क्या क्या और आगे फैक्टर 11 × 11 × 2 की पावर 3 मतलब 8 होता है। तो कितने फैक्टर बन गए, 1 2 3 फैक्टर बन गए, समझ रहे बात को। तो इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हमने लिख दिया, इसलिए कंपोजिट नंबर है। कभी भी किसी के 2 फैक्टर रहेंगे, 2 से 2 फैक्टर रहेंगे तो वो तुम्हारा प्राइम रहेगा, नहीं तो कंपोजिट रहेगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इसलिए बता दिया। अब तुम्हारा क्या, अब तुम मेरे बच्चे हो तो इन सारे एमसीक्यूज में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी, एमसीक्यू इससे आएंगे, बिल्कुल आराम से कर लेना। वो रहा ये नंबर कौन सा है, मैंने तुम्हें बोला रूट लगा, इरेशनल है, सीधी मारा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, इफ एचसीएफ ऑफ 2 पॉजिटिव इंटीजर a and b is 1 देयर एलसीएम इज एलसीएम। तो अब तुम्हारा यहां पर एक फॉर्मूला आता है कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर a × b जो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होते हैं इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ab इनटू एलसीएम ऑफ ab, ठीक है, एलसीएम ऑफ ab
एलसीएम ऑफ ए बी, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला तुम्हारा आता है, इंटू कर दोगे एचसीएफ और एलसीएम को इंटू करोगे तो ये वाला तुम्हारा फॉर्मूला बनेगा। तो ये फॉर्मूला तुम्हें पता होगा, ये जानना जरूरी है तुम्हें, ठीक है। तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट यही लगेगा। उसके बाद इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा। तो सारे इसे एमसीक्यूज में समझाऊंगा, टाइम जाएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या कि प्राइम फैक्टराइजेशन कर ही दोगे, एचसीएफ निकाल ही दोगे। उसके बाद एचसीएफ इंटू एलसीएम, और तुम्हें 2 नंबर का पूछ रहा है तो 2 नंबर का एलसीएम इंटू एचसीएफ क्या होगा, इन्हीं का मल्टीपल होगा उसी फॉर्मूला से। तो यही तुम्हारा 2800 आ जाएगा। ये प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर अगर ए इंटू बी अगर तुम निकालोगे तो एलसीएफ इंटू एचसीएम भी तुम्हारा क्या होगा, इन्हीं दोनों का मल्टीपल होगा। तो ये तुम्हारा निकल गया, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या कि ये वाला नंबर पूछ रहा है रेशनल इरेशनल, हमेशा ये क्वेश्चन आता है, तुम्हें दिख ही रहा है, रूट लग गया भाई, मतलब इरेशनल है, सीधी सी बात है, ठीक है। अब हम लोग आ गए थे प्राइम फैक्टराइजेशन, इस नंबर का पूछ रहा है, कर लोगे। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और पूछ रहा है कि बोल रहा है फॉर एनी 2 नेचुरल नंबर ए एंड बी एचसीएफ इज ए फैक्टर ऑफ एलसीएम, सही बात बोल रहा है। फिर बोल रहा है कि एचसीएफ ऑफ एनी 2 नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय बोथ नंबर्स, ठीक है, सही बात बोल रहा है, सही है, दोनों बात सही है। तो बोथ ए एंड आर 2 बट आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो ये तुम्हारा सही है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल भाई तुम्हारा चैप्टर इंपॉर्टेंट, बिल्कुल ध्यान देना। 4 नंबर का तुम्हारा आता है, 4 नंबर का आता है, पर इससे एक 3 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है। ये क्वेश्चन भी ना तुम्हारे बिल्कुल कंफर्म, तुम्हें जीरोस निकालने आएगा, बिल्कुल ध्यान समझना। जब भी पॉलिनोमियल की बात आएगी तुम्हें जीरोस निकालने के लिए बोला जाएगा। जीरोस तुम्हें निकालना पड़ेगा, तो जीरोस बोलेगा फाइंड द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट, ठीक है। अब जीरो निकालना पड़ेगा, पहले मेरी बात को समझ लो। 2 इसमें रिलेशंस बनेंगे, एक अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और एक तुम्हारा बनेगा अल्फा इंटू बीटा, ठीक है, इज इक्वल टू सी बाई। ये 2 रिलेशन तुम्हारे बनेंगे, मेरी बात को समझ लेना। ये 2 रिलेशन से तुम्हारा सारा काम होगा। और कभी भी कोई पॉलिनोमियल तुम देखो ना, इसको सीधा कंपेयर करोगे ax स्क्वायर इसके जनरल फॉर्म से प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक है, इज इक्वल टू 0। इससे तुम कंपेयर कर लोगे, ए बी सी की वैल्यू निकालोगे, और कभी भी जीरोस निकलेंगे उसको अल्फा बीटा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। अब इसका तुम्हें क्या करना, फैक्टराइज करके इसके जीरोस निकाल लिया। अब यहाँ पर इसको प्रूव करके दिखाना, इसमें कोई टेंशन नहीं, फैक्टराइज करके आराम से जीरोस निकाल कर लोगे। टेंशन बनते हैं क्वेश्चन इसमें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इसमें तुम्हें बोलता पॉलिनोमियल ही खोज के दे दो, ये एकदम 3 नंबर में आ जाता है भाई, गारंटी के साथ मैं बता रहा हूँ। फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस आर 0 एंड तुम्हारा -9 रेस्पेक्टिव। फाइंड द जीरोस एंड पॉलिनोमियल खोजने तो मैं बोल रहा है, ठीक है। अब तुम्हें जीरोस और पॉलिनोमियल खोजने बोल रहा, सम और प्रोडक्ट तुम्हें दिया हुआ है, समझ रहे हो बात को। तो सम मतलब क्या, तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है तुम्हारा क्या 0 के बराबर दिया हुआ है, ठीक है। अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ तुम्हारा, वो दिया हुआ -9। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होती है, माइनस बी बाई ए होती है, ठीक है। तो इससे ए और बी की वैल्यू तुम निकालोगे, और ये अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए की वैल्यू होती है। अब ऐसे जब वैल्यू फंसता है ना, तो यहाँ 2 ही इक्वेशन है और 3 वेरिएबल, तो हम ए की वैल्यू 1 अपने आप से मान लेते हैं इन जनरल फॉर्म में। तो ए की वैल्यू तुम्हें पता चल गया 1 है, तुम एकदम मान लेना इस क्वेश्चन में, ऐसे ही बनता है ये वाला। तो ए की वैल्यू 1 तुम्हें पता चल गई, तो बी की वैल्यू क्या होगी, बी की वैल्यू भी तुम्हारी 0 हो जाएगी। ए की वैल्यू 1 पता चल गया, तो सी की वैल्यू क्या होगी भैया, तो सी की वैल्यू तुम्हारी क्या हो जाएगी, ए की वैल्यू 1 और सी की वैल्यू तुम्हारी हो जाएगी -9। अब पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म तुम्हें पता है, पॉलिनोमियल का जनरल फॉर्म तुम्हारा क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 1 है, तो मतलब x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू क्या है तुम्हारा 0, तो मतलब x की वैल्यू कुछ नहीं होगी, 0x हो जाएगा, और प्लस c की -9 हो जाएगा, तो यहाँ -9 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। तो x स्क्वायर और -9 इज इक्वल टू 0 तुम्हारा हो जाएगा, ठीक है। अब इसके तुम जीरोस निकाल के आराम से जीरोस निकाल लोगे। तो यही वाला पॉलिनोमियल तुम्हारा है, देख लो, यही वाला तुम्हारा पॉलिनोमियल यहाँ पर भी दिया हुआ है, देख लो, यही वाला x स्क्वायर -9, तो यही वाला इस तरीके से तुम निकालो, समझ बात को, इस तरीके से निकलता है। आगे तुम्हारा क्या किया कि इफ अल्फा एंड बीटा, भाई साहब ये क्वेश्चन भाई साहब छप गया, गारंटी है। ये जो क्वेश्चन है भाई गारंटी है, ये जो क्वेश्चन तो अच्छे से देख लो भाई, तुम्हारे बेसिक मैथ्स के 2026 के बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट तुम्हें नजर आएगा। इस बात की गारंटी, ये क्वेश्चन तुम अच्छे से नोट कर लो भाई, 3 नंबर ये क्वेश्चन तुम्हें दिलवा के जाएगा पेपर में। तुम्हारा अल्फा एंड बीटा, बोला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, कोई पॉलिनोमियल दिया हो, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। तो अब तुम्हें क्या करना है, इसका पॉलिनोमियल के जीरोस निकालने हैं, पॉलिनोमियल के जो भी जीरोस होंगे वो तुम्हारे अल्फा बीटा होंगे। अब इसमें एक चीज तुम्हें दिमाग लगानी है कि इस पे क्या करना है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। ये तुम्हारा आसान रहेगा, या तुम सीधा भी कर सकते हो कि ऐसे भी अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल के इसमें पुट कर सकते हो, ऐसे भी करके तुम निकाल सकते हो। समझ रहे बात को, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालो, अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा बीटा कर दो, आ जाएगा तुम्हारा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा भी ये सेम क्वेश्चन है। अब बोल रहा है कि अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, दिया फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोस आर अल्फा। ये क्वेश्चन एकदम आता है भाई, एकदम आने वाला पेपर में, ठीक है। अब इसमें क्या क्या, इस पॉलिनोमियल के जीरो निकाला, अल्फा बीटा जो तुम्हारा हो गया, ठीक है। अब इसमें एक ट्रिक लगानी पड़ती तुम्हें, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाली और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू तुमने अलग से निकाली, समझ रहे बात को। अब इसको क्या किया कि अल्फा प्लस वन प्लस बीटा प्लस 1 को इसके अल्फा प्लस बीटा और इसकी प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू सेम कर दी। तो इसका अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यूज को जब तुम ऐड कर दोगे तुम्हारा -1 आ जाएगा, समझ रहे बात को। और अल्फा प्लस 1 और बीटा इंटू 1 की वैल्यूज को जब तुम इन्हीं की वैल्यूज को जब इनको इक्वेट करोगे तो एक जगह तुम्हें वैल्यू मिलेगी अल्फा प्लस बीटा,
जैसे यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा मिले, तुम सीधा यही वाला वैल्यू डालोगे, समझ रहे बात को। और इनको जब इक्वेट करोगे तो अल्फा इंटू बीटा इंटू अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मिलेगी, तो ये वाला वैल्यू तुम डालोगे, मतलब इनको इक्वेट करोगे, वैल्यू इनकी डालोगे, उसके बाद तुम्हें अल्फा बीटा मिल जाएगा, अल्फा बीटा मिलेगा, पॉलिनोमियल मिल जाएगा। जैसे मैंने तुम्हें बताया इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने इसलिए बोला ये एनसीईआरटी से लेवल थोड़ा सा हाई रहता है, तो इनको प्रैक्टिस अच्छे से करना, समझ लो। जो बच्चा एनसीईआरटी करेगा वो इनको नहीं कर, लेकिन जो ये क्वेश्चन कर लेगा बिल्कुल तुम बोर्ड में टॉप कर जाओगे। अब तुम्हारा फिर वही बोला अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, अब बोला 1 बाय अल्फा और 1 बाय बीटा, फिर सेम चीज करनी है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है, जीरो निकाल के अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। अब अल्फा प्लस बीटा जब तुम इक्वेट करोगे तो अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा बीटा का दोनों की वैल्यू तुम डालकर आराम से निकाल लोगे, तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, समझ रहे बात को, इस तरीके से तुम निकालोगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, इफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इतना रहेगा, तो अब जीरोस वाला क्वेश्चन आराम से वैल्यू अपनी निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब यहाँ ग्राफ वाला क्वेश्चन, जब एमसीक्यू की बारी आती है पॉलिनोमियल में ग्राफ वाला क्वेश्चन आता है, कभी भी ध्यान रखना, मैं बच्चों को ऐसे समझाता हूँ कि कभी पूछा किसी कोई ग्राफ तुम्हें देगा, अब बोलेगा इसमें नंबर ऑफ जीरोस बता दो, नंबर ऑफ जीरोस निकालने का सिंपल तरीका होता है, तुम्हारी एक्स ने तुम्हारा काटा होगा, ठीक है, तो एक्स का काम होता है काटना, इतना दिमाग में रख लेना। ठीक है, एक्स का काम होता है काटना, कभी भी कोई ग्राफ रहे, हमें वाई एक्सिस ऊपर में दी हुई, नीचे एक्स एक्सिस दी हुई, हमें वाई एक्सिस से कोई मतलब नहीं है। एक्स एक्सिस को ग्राफ जितनी बार काटेगा उतने जीरोस होंगे, एक्स का काम है काटना, एक बात दिमाग में रखना। तो एक्स को वाई को इतने 50 बार काट ले, 100 बार काट ले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एक्स को काटेगा तभी जीरोस होंगे। तो हमने देखा ये ग्राफ जा रहा है, इस ग्राफ ने एक्स को कितनी बार काटा, ये एक्स एक्सिस है, तो एक बार यहां काटा एक बार यहां काटा, मतलब इसमें 2 जीरोस होंगे, तो यहां 2 पे तुम टिक लगा दोगे। कोई ऐसा ग्राफ तुमने बना दिया, कोई ऐसा ग्राफ है, ऐसा कोई प्लॉट है, और यहाँ एक्स है और यहाँ वाई है, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ग्राफ ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके ऐसे गया, अब वाई को कितनी बार काट रहा है हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्स ने का काम है काटना, तो एक्स एक्सिस को कितनी बार काट रहा है, तो एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ काट रही है, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, एक बार यहाँ, तो 1 2 3 4 5 बार काटे, तो यहाँ पर 5 जीरोस हो जाएंगे, तो यार मैं बोलूंगा यहाँ 5 जीरो, तो इस तरीके से तुम्हें याद करना, समझ बात को। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि फिर इसी टाइप का, अब ये वाई को काट रहा है, मतलब इसमें क्या एक्स को नहीं काट रहा है, ये नहीं काट रहा, मतलब इसमें जीरो इज नहीं है, तो जीरो जीरो से, समझ रहे बात को, इस तरीके से तुम्हें निकालना है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, अब के की वैल्यू निकालनी है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, फॉर विद प्रोडक्ट द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इज 2, तो अल्फा प्लस बी, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू माइनस बी बाई ए के रिलेशन से तुम आराम से निकाल सकते हो, इजीली निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्मूला पुट करके निकल जाएगा। फिर ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, इसी टाइप से निकलेगा, ये वाला भी सेम क्वेश्चन नहीं है, बस पी की वैल्यू यहां रख देनी है -2 और आंसर निकाल देना, इजीली निकलता है सर। ठीक है, उसके बाद नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स हैविंग जीरो, ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, एग्जांपल क्वेश्चन है कि कितने नंबर ऑफ पॉलिनोमियल होंगे जिनके जीरोस -3 और 4 होंगे, बच्चा फंस जाता है इसमें। कभी भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिसके -3 और 4 जीरो है, तो मोर देन 3 होंगे, इनफाइनाइट का मतलब मोर देन 3, तो मोर देन 3 पे तुम लिख, तुम्हारा जो एनसीईआरटी एग्जांपल है उसमें इनफाइनाइट दिया हुआ, समझ रहे बात को, तो उस तरीके से भी तुम कर सकते हो कि एक बहुत सारे ऐसे पॉलिनोमियल हो सकते हैं जिनके जीरोस -3 और 4 हो सकते हैं, समझ रहे बात को, बहुत सारे पॉलिनोमियल में बना सकता हूं। इस टाइप का भी सेम है, -2 की वैल्यू रखनी, सेम निकालना। इसके बाद तुम्हें बोल रहा कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल इतना है और ग्राफ ऑफ पॉलिनोमियल इंटरसेक्ट कर रहा है इतने पे और इतने पे, ठीक है, तो तुम आराम से देख सकते हो ये जीरोस है और ये इतने पे ही सेट करके ये दोनों इसके जीरोस है, ये पूरा रिलेशन सही है, बोथ ए एंड आर ट्रू है, ठीक है, तो ये तुम्हारा सही दिख रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, अब यहां पर आते हैं हम लोग लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन में कभी भी तुम्हें क्या करेगा, सीबीएसई फंसाने के लिए ग्राफ देता है, मेरी बात को समझो, तुम जब एग्जाम देने जाओ ना, सीबीएसई ग्राफ पेपर तुम्हें दे देगा, इस टाइप का ग्राफ पेपर तुमने देखा होगा, 5 नंबर का सवाल इससे बनाता है भाई, तो ये 5 नंबर का ग्राफ वाला सवाल तुम्हारे बेसिक के पेपर में डायरेक्ट आने वाला भाई, इसको अच्छे से नोट कर लो, ये तुम्हें 5 नंबर डायरेक्ट दिलवा देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं, मेरी बात को पहले समझो। ये जो क्वेश्चन है तुम्हारा, इसमें तुम्हें कोई क्वेश्चन देगा, बोलेगा इसको ग्राफिकली सॉल्व कर दो। ग्राफिकली सॉल्व करने तुम किस तरीके से करते हो, ग्राफिकली सॉल्व कैसे करते हो, तुमने क्या करना पड़ता है, एक्स और वाई की वैल्यू तुम्हें लेनी पड़ती है, एक्स का वैल्यू ले लिया, वाई का वैल्यू ले लिया, ठीक है, अब तुम्हें पुट करना रहता है, जैसे कि यहां पर कैसे पुट किया है इसने, ये x की वैल्यू तुमने 0 पुट की तो y की 2 आ गई, और y की 0 पुट की, y किसने क्या किया होगा, y की 0 पुट की होगी, y की 0 पुट की होगी तो x की वैल्यू -4 होगी, इसको क्या किया, दोनों की दोनों वैल्यू निकाल ली, ठीक है, इक्वेशन पे, उसके बाद उसको प्लॉट कर लिया। अब इसने प्लॉट किया तो देखा यहाँ पर काट रही है ग्राफ, समझ रहे बात को, इसकी 2 वैल्यूज प्लॉट करके निकाली, इसके 2 वैल्यूज निकाली और इसके 2 वैल्यूज, उसके बाद उसको प्लॉट कर, मैं पूरा सिखाऊंगा, टाइम लगेगा तो मैं पता होगा, प्लॉट कर लिया। अब देखा कहां पर काट रहा है, जहां पर काट रहा है वही इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ पर काट रहा है 6,0 इसका सोल्यूशन है, तो यहाँ पर लिख दिया 6,0, यहाँ पर इसका सोल्यूशन है, समझ, इस तरीके से तुम्हें बनाना रहता है, तो ये क्वेश्चन एकदम आएगा, मैं क्लियर बता रहा हूं। फिर तुम्हारा ग्राफ वाला, फिर ये वाला, तो सेम ग्राफ वाला तुम्हें बनाना है, वाई पर एक्स वाई करके निकालना, फिर तुम्हें कहां काट रहा है वहां पर तुम्हें इक्वेशन बनाना, नहीं काट रहा तो फिर इसका सोल्यूशन ही नहीं है, तो इस तरीके से तुम्हें शो करना है, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, ये लीडिंग लाइब्रेरी करके एक एनसीईआरटी क्वेश्चन है, इसको बिल्कुल अच्छे से कर लेना, पेपर में आता है, तो ये कर लेना, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन एकदम बेसिक के पेपर में ही आता है, ठीक है, कर लेना भाई, 5 नंबर का तुम्हारा, 3 से 5 नंबर का, या तक 5 नंबर का भी दे देते हैं इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या कि द सम ऑफ डी 2 डिजिट नंबर, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 10 इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जांपल नंबर 10 एनसीईआरटी का इस टाइप का क्वेश्चन है। तो ये बिल्कुल अच्छे से कर लेना भाई, मैंने आंसर दे दिया, बिल्कुल ये क्वेश्चन अच्छे से करना, तुम्हें एकदम आना चाहिए क्वेश्चन, समझ रहे बात को। ये रिवर्सिंग द ट्वाइस करके भी एक रिवर्सिंग द डिजिट करके भी कॉन्सेप्ट है इसमें, देख रहे हो ये एग्जांपल नंबर 10 में था, ये बिल्कुल इसको तुम्हें करने आना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एकदम आएगा, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या ग्रेटर टू सप्लीमेंट्री एंगल, ये वाला भी तुम कर लेना, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन है, आराम से कर लेना, सॉल्व कर लोगे। यहाँ पर 2 इक्वेशन बनाना, इसको फिर सॉल्व करना, इजीली सॉल्व कर लोगे, सब्स्टिट्यूशन एलिमिनेशन से। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन आराम से सॉल्व करके निकाल लेना, बस तुम्हें 2 इक्वेशन निकालना है, फिर निकालना, फिर इसी टाइप का क्वेश्चन एकदम आता है कि सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर। तो सॉल्व किसी भी तरीके से तुम करोगे, सोल्यूशन तो सेम ही आएगा, सोल्यूशन मैंने दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन अलजेब्रिकली करना, इन सारे को क्या करो, एलिमिनेशन लगाओ, इस टाइप के जब भी तुम देखो एलिमिनेशन लगाओ, ठीक है। फिर तुम्हें बोल रहा चेक द पॉइंट लाई इन द रिप्रेजेंटेड बाय द लीनियर इक्वेशन, इतना है ये पॉइंट इसमें लाई कर रहा है कि नहीं वो तुम्हें चेक करना, सब्स्टिट्यूट कर दो वैल्यू को, अगर सेटिस्फाई कर रहा, अगर वैल्यू 0 आ जा रही तुम समझ जाना लाई कर रहा है, समझ रहे बात को, इस तरीके से तुम्हें करना है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब कुछ कॉन्सेप्ट जाना जरूरी है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट क्वेश्चन एकदम तुम्हारा बनेगा, मेरी बात को समझो। फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, क्या है तुम्हारा कंसिस्टेंट कभी भी रहेगा अगर उसके सोल्यूशन होंगे तो वो कंसिस्टेंट है, एक हो अनेक हो, कोई मतलब अगर नो सोल्यूशन हो जाएगा तो इनकंसिस्टेंट है। अब इसमें कुछ चीजें आती है, मेरी बात को समझो। कोई भी इक्वेशन है उसको तुम कंपेयर करोगे पहले, मान चलो ये इक्वेशन है और ये, इन दोनों को तुम्हें कंपेयर करना पड़ेगा। अभी दोनों इक्वेशन है, पहले इक्वेशन में तुम क्या कर लोगे पता है, ऐसे लिखोगे a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है, प्लस c1 इज इक्वल टू, दूसरा इक्वेशन क्या होगा a2x, दूसरा होगा तुम्हारा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, c2 इज इक्वल टू 0, तो ये दोनों तुम्हारा इक्वेशन बन जाएगा। अब इसको तुम कंपेयर करोगे a1 बाय a2, तो a1 बाय a2 का मतलब क्या 5 बाय 10 माइनस 10, तो यहां पर जब तुम कंपेयर करोगे तो तुम्हारा क्या आएगा वो तुम्हें देखने वाली बात है। अब यहां पर जब इसने इसको कंपेयर किया तो यहां पर देखा कि तुम्हें देखना a1 बाय a2 b1 बाय b2 और c1 बाय c2 बराबर आता है कि नहीं, तो ये तुम आराम से देख लो, कंपेयर करोगे ना, a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 आएगा, मतलब वो इंटरसेक्टिंग लाइन है, एक दूसरे को काट रहा है ग्राफ, तो एक दूसरे को काट रहा है तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जहां पर ग्राफ काटता है वही उसका सोल्यूशन होता है, एक्जैक्टली वन सोल्यूशन होगा। कभी कोई ग्राफ जहां पर काटता है सोल्यूशन किसको बोलते हैं, जब 2 ग्राफ मैंने देखा जहां पर काट रहा है तो उसको सोल्यूशन बोलते हैं, तो जहां पर काट रहा है उसका सोल्यूशन होगा और वो कंसिस्टेंट होगा, सोल्यूशन हो गया तो उसको कंसिस्टेंट हम मानेंगे, ठीक है। अब यहां पर हमने देखा, यहां पर इसने क्या देखा कि यहां पर द गिवन पेयर ऑफ इक्वेशन इज इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट मतलब तुम्हें क्या होगा पता है कि ये क्या होगा ना, a1 बाय a2 बराबर होगा b1 बाय b2 बराबर होगा, नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होगा, पहला लाइन होगा, काटने होगा, मैं तुम्हें समझाऊंगा, पहले बता रहा हूं। तो अब यहां पर दूसरा जो केस तुम्हारा बनता है a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 इज इक्वल टू c1 बाय c2, जब तीनों तुम्हारे बराबर हो जाएंगे, जब a1 बाय a2 बराबर हो जाएगा, b1 बाय b2 बराबर हो जाएगा और c1 बाय c2 बराबर होगा, तीनों कंपेयर तुम करोगे तब तुम बोलोगे कि कॉन्काइड लाइन है। कॉन्काइड लाइन का मतलब लाइन एक के ऊपर एक चढ़ी हुई है, तो भाई एक के ऊपर एक जब चढ़ी हुई है, काट रही थी एक सोल्यूशन पर, जब चढ़ी हुई तो भाई हर जगह से काट रही होगी, तो मतलब क्या तुम्हारा इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन होगा, तब भी एक केस कंसिस्टेंट होगा क्योंकि सोल्यूशन है, तो इसमें इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएगा, समझ रहे हो बात को, यहाँ एक सोल्यूशन था या इनफाइनाइट। अब एक और केस बनता है जो यहाँ पर बना कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 होगा, बट नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 होगा, मतलब क्या पैरेलल लाइंस, पैरेलल यहां से लाइन यहां से लाइन, तो ये कहीं से भी कट नहीं करे मतलब सोल्यूशन ही नहीं है, सोल्यूशन नहीं है मतलब इनकंसिस्टेंट है। तो ये तुम्हें कॉन्सेप्ट याद रखना है, समझ रहे बात को, ये तुम्हें याद रखना कि a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 होगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, समझ रहे, इससे सोल्यूशन नहीं, यहाँ 0 सोल्यूशन है तो इनकंसिस्टेंट हो गया। अगर सोल्यूशन एक रहे अनेक रहे तो तुम्हारा कंसिस्टेंट होता है, समझ रहे बात को, इस तरीके से तुम्हें करना है, क्वेश्चन तुम पूछेगा तो तुम्हें सीधा कंपेयर करने लग जाना कि a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 क्या। अब तुम्हें यहां से इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, अब तुम्हें जैसे पता चलेगा तुम बता दोगे क्या है कि नॉट इक्वल टू रहा तो तुम बता दोगे भाई ये इंटरसेक्ट कर रही है, यहां पर तीनों इक्वल टू रहा तुम बोलोगे हर जगह से काट रही है, और ये a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2 रहा, तुम बोलोगे पहला सोल्यूशन ही नहीं है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि फिर वैल्यूज पुट करने बोल रहा है, यहां पर बोल रहा है वैल्यूज फॉर फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर व्हिच सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बोल रहा है इनफिनिटली नंबर ऑफ सोल्यूशन। तो अब यहां पर क्या a1 बाय a2 b1 बाय b2 c1 बाय c2 बराबर है। अब यहां पर क्या बोल रहा है कि a एंड b पूछ रहा है, तो यहां इक्वेशन में a एंड b गायब है। अब तुम्हें क्या करना, बस इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है इक्वेशन को, और तुम्हें क्या करना ए बी और सी को कंपेयर करना है बस। अब इसका तुम फायदा भी कैसे उठा सकते हो, यहां जैसे कि इसने क्या क्या फायदा उठाया, यहां इसने बता दिया कि इनफिनिट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब क्या ये वाला कंपलसरी है, ये कंपलसरी तुम बराबर करके यहां पर दिखा सकते हो, अब बराबर करके तुम वैल्यू निकाल सकते हो, समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर व्हिच डोंट हैव सॉल्यूशन। डोंट हैव सॉल्यूशन का मतलब क्या है, a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। समझ रहे बात को, ये वाला केस बना a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2 नॉट इक्वल टू c1 बाय c2। तो ये केस जब बनेगा तो हमें पता चल गया कि a1 बाय a2 इज इक्वल टू b1 बाय b2, तो मैं यहां से आराम से करके सॉल्व करके के वैल्यू निकाल लूंगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है, ये भी सेम है के वैल्यू निकालना, एकदम ये क्वेश्चन आते हैं पेपर में भाई। उसके बाद ये वाला भी क्वेश्चन तुम्हारा इसी टाइप का यूनिक सोल्यूशन है। यूनिक सोल्यूशन मतलब एक सोल्यूशन है, वैल्यू ऑफ के निकालना, तो एक सोल्यूशन मतलब क्या है, एक बार काट रहा तो ऊपर वाला a1 बाय a2 नॉट इक्वल टू b1 बाय b2 हो जाएगा तुम्हारा, तो उस तरीके से तुम्हें निकालना रहता है। समझ रहे बात को, हम लोग आगे बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या, फिर यहाँ पर एक असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मैं पढ़ूंगा, टाइम जाएगा। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या चीजें ध्यान से देखना, इससे 6 नंबर का आता है, ध्यान से समझना बेसिक के पेपर में। अब इसमें कुछ चीजें होती है, कभी भी कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालो, डिस्क्रिमिनेंट इसको फिर से कंपेयर करो, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से इसको कंपेयर कर दिया, इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब डिस्क्रिमिनेंट का मतलब क्या होता है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालते हैं। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac किसी इक्वेशन का, जब तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू इसके निकालेंगे, इसकी बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होगा, बी का स्क्वायर क्या होगा, इसका बी 4 है, तो इसका डी क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है, इसका 2 है, इंटू ए 2 है, और सी क्या है तुम्हारा, सी तुम्हारा 3 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4 इंटू 8 और 8 3 जा 24, तो यहां पर हो जाएगा -8 हो जाएगा, इसका समझ रहे, इसका -8 हो जाएगा, तो -8 इसका डिस्क्रिमिनेंट। अब ये 0 से बड़ा है तो दो डिस्टिंक्ट रूट है, 0 के बराबर है तो तुम्हारा क्या है, अगर ये वाला तुम्हारा 0 के अगर बराबर है तो तुम्हारा क्या है, रियल और इक्वल रूट है। अब ये 0 से छोटा तुम्हें दिख रहा है, माइनस में जा रहा है, तो ये तुम्हारा 0 से छोटा है, तो मतलब क्या है, नो रियल रूट का कॉन्सेप्ट बनेगा इसमें, तो यहाँ नो रियल रूट होंगे, मेरी बात को समझ रहे हो। तो नो रियल रूट वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये क्वेश्चन मैंने ऐसे ही डाल दिया इसलिए निकल गया तुम्हारा यही दोनों है। तो तुम्हारा जब भी आएगा या तो 2 डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या, दोनों अलग अलग रूट है, या एक 2 है तो एक 3 है, और देखिए दोनों इक्वल रूट का मतलब पहला रूट 2 है तो दूसरा रूट भी 2। रूट किसको बोलते हैं, वही सोल्यूशन को बोलते हैं, अल्फा बीटा जिसको हम लोग बोल रहे थे, किसी भी इक्वेशन का सोल्यूशन का रूट बोलते हैं, तो इस तरीके से निकलता है। अब यहां पर भी सेम क्वेश्चन पूछ रहा है, इफ रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल और इक्वल है, तो देन वैल्यू ऑफ के पूछ रहा है। अब हमको पता है कि रियल और इक्वल है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट डी की वैल्यू बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू 0 के बराबर होगी, तो 0 के बराबर पुट करके के की वैल्यू निकाल लोगे, समझ रहे बात को, इस तरीके से होती है। उसके बाद तुम्हारा क्या डिस्क्रिमिनेंट फिर पूछ रहा है, कि डिस्क्रिमिनेंट पूछ रहा है, डिस्क्रिमिनेंट मतलब क्या है कि डी की वैल्यू सीधा निकालनी है, इसमें बी स्क्वायर माइनस 4ac तुम निकालोगे इस चीज का डिस्क्रिमिनेंट। जब भी पूछ रहा है ये क्वेश्चन एकदम आता है, कैसे निकालोगे इसका डिस्क्रिमिनेंट, ए क्या है, इसका 2 है, ए इसका 2 है, बी 5 है, बी -5 है, और सी तुम्हारा -3 है, ठीक है, ये ABC निकल गया। अब इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, बी -5 का स्क्वायर, ठीक है, -4 इंटू ए क्या है तुम्हारा 2 है, और सी क्या है इनका -3 है, ठीक है। अब इसको तुम इक्वेट करो तो यहाँ 25 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करोगे तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 4 3 जा 12 और 12 2 जा 24, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +24 हो जाएगा, तो यहाँ 49 हो जाएगा, 49 हो, क्या 49 आ रहा है, तुम देखो यहाँ 49 आ रहा हो, तो ये सही हो जाएगा। इस तरीके से मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालना, सबका डिस्क्रिमिनेंट पूछता है, ठीक है, यहाँ इसका भी डिस्क्रिमिनेंट पूछा है, तो डिस्क्रिमिनेंट इस तरीके से निकलेगा। उसका तुम्हारा क्या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन तुम्हें पूछ रहा है कि कौन सा रूट्स है, तो रूट निकालने के बाद तुम्हें पता चलेगा इरेशनल और डिस्टिंक्ट निकलेंगे। फिर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप के क्वेश्चन एकदम आते हैं, वैल्यू निकाल लो, जीरोस निकाल लो, बता दो कौन से जीरोस है। उसका तुम्हारा क्या द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उस उधर पॉलिनोमियल में जीरोस बोल रहा था, उसी जीरोस को यहाँ पर रूट्स बोल रहा है, तो द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल और डिस्टिंक्ट, तो डिस्टिंक्ट रहेंगे तो कौन सा केस बनेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0 बनता है। समझ रहे बात को, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के, अब बोल रहा कि रियल और इक्वल है, फिर इसको बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर कर देना, रियल और इक्वल है तो फिर ये भी तुम्हारा इसी टाइप का क्वेश्चन है कि अब बोल रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भाई ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, बच्चे को फंसाने के लिए बनता है। तुम्हें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब क्या पता है, कि तुम्हें पता होगा एक्स स्क्वायर होगा प्लस 2x होगा प्लस 3 होगा और इज इक्वल टू 0 होगा, एक्स स्क्वायर होगा उसमें। अब तुम बोल रहे हो कौन सा नहीं, तो तुम बोलोगे भैया ये क्यूब लग रहा है, ये नहीं होगा, क्यूब वाला इसमें दिया होगा, देखो अब तुम बोलोगे भैया पक्का ये नहीं, अगर तुम इसको सॉल्व करोगे ना भाई ये क्यूब आ जाएगा। समझ रहे बात को, ये तो पक्का होगा ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जब तुम इसको सॉल्व करोगे तो ये स्क्वायर में आ जाएगा, तो सीबीएसई फंसाने के लिए काम करता है, मेरी बात को समझना। तो तुम्हारा क्या होगा, तुम सबको सॉल्व करके देखना तो तुम्हारा ये वाला सॉल्यूशन आ जाएगा, ये वाला जब तुम करोगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं, तुम्हारा क्यूबिक में ये वाला आ जाएगा। समझ रहे बात को, और ये वाला तुम्हारा पक्का होगा, तो इसमें टिक कभी भी नहीं मारना। तुम देखोगे हमेशा एक्स क्यूब यहाँ लिखा हुआ, तुम अगर यहाँ देख रहे हो तो बच्चा यहाँ टिक मारना, यहाँ टिक नहीं मारना, इन्हीं तीनों में से कोई समझ जाना। समझ रहे बात को, इसको तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा। फिर आगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ रूट्स 2 है एंड सम ऑफ रूट्स इज 0 है, तो कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो आराम से पॉलिनोमियल वाला फार्मूला लगा तुम आराम से निकालो, जैसे मैंने तुम्हें बोला था कि अल्फा प्लस बीटा वाला फार्मूला लगा के ये निकल जाएगा। समझ रहे बात को, तो सारा मिक्स कर दिया इसमें। तुम देखो तो फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इक्वल रूट, फिर डी की वैल्यू 0 के बराबर बता रहा है, ठीक है, तो तुम आराम से निकाल लोगे इसको। तो सारे क्वेश्चन ऐसे ही। फिर बोला डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, इतना बता रहा है। अब ये तुम्हारा न्यूमेरिकल टाइप का, आराम से तुम बना लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं यार, सब आने वाले क्वेश्चन है, मैंने निकाला है, बहुत रिसर्च लगी है हमारी। समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हारा क्या द सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ 2 कॉन्सेक्यूटिव इंटीजर, अब तुम्हारा ये न्यूमेरिकल टाइप का कर लोगे, सोल्यूशन दे दिया मैंने, समझाऊंगा, टाइम जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर तुम्हारा द सम ऑफ एजेस वाला क्वेश्चन आता है तुम्हारा, तो एज वाला न्यूमेरिकल अच्छे से कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट है तो कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारे आते हैं। ट्रेन वाला क्वेश्चन एकदम आता है, 5 नंबर से इससे एक क्वेश्चन आएगा, तो ट्रेन वाला क्वेश्चन भी एकदम आता है भाई, कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। ट्रेन एक अलग तरीके से बनता है, तो ट्रेन वाला जो सोल्यूशन है ना वो अलग तरीके से उसमें इक्वेशन बनती है, वो तुम बनाने आना चाहिए, मैंने दे दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि न्यूमेरेटर वाला क्वेश्चन भी इस बार आता है, तो ये भी तुम देख लो, बिल्कुल आराम से एक ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाएगा।
अब हम लोग आ गए आगे, तुम्हारा क्या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। भाई इससे एक 4 नंबर का केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन गारंटी है कि आएगा, गारंटी है 4 नंबर का केस स्टडी। इसमें तुम्हारा टोटल 5 नंबर का आ रहा है बेसिक पेपर में। अब इसमें तुम्हें कुछ फॉर्मूला मास्टर करने रहते हैं, अगर तुमने वो कर लिया केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन आराम से बना। पहला तुम्हारा सम का फॉर्मूला, ये किसी भी कुछ जैसे तुम्हें बोलेगा S10 का 10 टर्म का सम कैसे होगा, तो ये वाला फॉर्मूला से निकलता है। दूसरा तुम्हारा क्या n टर्म, जैसे a टर्म को a10 वाला टर्म निकालना, तो वो a10 वाला टर्म वाला फॉर्मूला किस तरीके से निकलेगा, तो इससे निकलेगा। फिर कॉमन डिफरेंस, ये a2 माइनस a1, जो तुम्हारा किसी भी दो AP का डिफरेंस जो तुम्हारा रहता है वो कॉमन डिफरेंस रहता है। उसके बाद तुम्हारा लास्ट टर्म का फॉर्मूला S = n/2 a + l। ये 4 फॉर्मूला तुमने मास्टर कर लिया, तुम्हारा काम हो जाएगा। अब तुम्हें कैसे करना है मैं समझा दे रहा हूं एक बार। ये वाला क्वेश्चन तुम देखो, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, कई बार बेसिक के पेपर में आ चुका है, मेरी बात को ये समझ लोगे, हो जाएगा तुम्हारा काम। इसको समझ लोगे, सारे कर लोगे। आहाना ब्रिंग अ प्लांट लवर डिसाइड्स टू कन्वर्ट हर balcony into a beautiful garden full of plants. She is bought few plants with pots in her balcony. She placed pots such in a way that number of pots in first row is 2. पहला में 2 है, सेकंड रो में तुम्हारा 5 है, तीसरा रो में तुम्हारा 8 है। ठीक है, ये एपी बन रहा है, देख रहे हो, एंड सो ऑन। तो अब इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस तुम्हारा क्या है कि ए तो तुम्हारा पता चल गया तुम्हें 2 है। अब A2 क्या है तुम्हारा? A2 तुम्हारा क्या है? 5 है। तो डिफरेंस तुम्हारा क्या होगा? A3 तुम्हारा क्या है? 8 है। 8 तुम्हारा क्या है? 8 है। ठीक है, तो इसका डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस डी क्या है तुम्हारा? क्या होता है? A3 माइनस A2 होता है तुम्हारा। तो A3 माइनस A2 तुम्हारा क्या हो? 8 माइनस 5 मतलब 3। इसका D मतलब तुम्हारा 3 निकला। A और D पता चल गया। अब तुम सीधा सही क्या निकाल सकते हो? फाइंड द नंबर ऑफ प्लांट इन 10th रो। तो अब A10 निकालने यहाँ बोल रहा है। A10 का मतलब क्या होता है? A + 9D। A + 9D यहाँ फॉर्मूला तुम्हें पता है। A की वैल्यू कितनी है? A की वैल्यू 8 है, कहाँ के? A की वैल्यू 2 है और D की वैल्यू 3 है। तो 9 × D, तो 9 × 3 तो 27 हो जाएगा। मतलब क्या तुम्हारा 2 प्लस तुम्हारा 9 3 27, तो मतलब टोटल 29 पॉट्स होंगे। मैंने यहाँ निकाल के दिखा दिया, मेरा निकालना काम नहीं है। तो मतलब तुम क्या इस तरीके से तुम फॉर्मूला लगा निकाल। दूसरा तुम्हारा क्या? फाइंड द डिफरेंस इन द नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन 5th एंड 2nd रो। तो 5th रो का निकालोगे तुम A5 निकालोगे और माइनस कर दोगे A2 से, तो आराम से तुम्हारा निकल जाएगा डिफरेंस। उसके बाद तुम्हें बोल रहा है आहाना वांट टू प्लेस 100 पॉट्स इन टोटल, फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रोज। कितने रो लगेंगे उसको? तो यहाँ पर 100 पॉट्स प्लेस करना है, सम बता रहा है। तो कितने रो लगेंगे? तो यहां पर Sn की वैल्यू, तुम्हारा S की वैल्यू यहां पर क्या डाल दोगे तुम? 100 डाल दोगे। ठीक है, अब उसको तुम्हें N की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो N की वैल्यू यहां से तुम्हें पता चलेगा। तो N की वैल्यू जो भी रहेगा तुम्हें पता चलेगा। मैंने बगल में सोल्यूशन दे दिया है, तो N की वैल्यू जो आएगी तुम्हें पता चलेगा। तो Sn = 100 क्या है? N की वैल्यू निकाल दी। ठीक है, अगला वाला तुम्हें क्या पूछ रहा है कि आहाना हैज सफिशिएंट स्पेस फॉर 12th रो, हाउ मेनी ऑफ टोटल नंबर ऑफ पॉट्स प्लेस्ड इन हर विथ इन सेम अरेंजमेंट। अब 12th रो अगर तुम रखेगी तो N की वैल्यू 12 जाएगी, कितना तुम्हारा जाएगा? 222 आ जाएगा। तो ये तुम्हारा आंसर इस तरीके से तुम्हारा बनेगा ये फॉर्मूला। ठीक है, इसी तरीके से तुम सारे बना पाओगे, सारे बना लोगे। ये वाला भी तुम्हारा स्पाइरल वाला एकदम आराम से यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये एक के बाद एक रेडियस दिया हुआ, बोरा की 13th रेडियस में क्या है। जैसे मान 18 पूछ रहा है, यहाँ 13 पूछ रहा है, तो आराम से तुम निकालोगे। ये क्वेश्चन एकदम आता है भाई, बेसिक में आया क्वेश्चन, तो बिल्कुल अच्छे से कर लेना। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। आगे तुम्हारा चेयर वाला है, सेम वही तुम्हारा हाइट दिया हुआ चेयर की सेम निकालने बोल रहा है। यहाँ बोल रहा है राइट द हाइट पूछ रहा है, H1 H2 H3 सारे हाइट पूछ रहा है तुम्हें, तो आराम से तुम निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते आगे तुम्हारा क्या, इस टाइप का क्वेश्चन भी तुम्हारा एकदम आता है कि हाउ मेनी पेयर्स ऑफ शूज आर डिस्प्लेड इन 6th रो। तो तुम्हें रोज वगैरह बताया क्या? 1st 2nd 3rd 4th बताया क्या? 6 में कितना होगा? A6 की वैल्यू पूछ रहा है, उसी टाइप से पूछता, सम डिफरेंस वही पूछेगा और कुछ नहीं, बेसिक है भाई, वो ज्यादा नहीं पूछेगा। ठीक है, तो मैंने दे दिया सोल्यूशन, सारे का लेना। उसके बाद बोला हाउ मेनी टर्म्स, अब कोई तुम्हें AP दे दिया गया, अब पूरा सम इज 105 बोल रहा है। अब इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हें बनता है कि सम दे दिया था, फिर तुम्हें पूछता है, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दे दिया। समझ बात को, तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है, मैं समझाऊंगा, टाइम लगेगा। उसके बाद आगे तुम्हारा क्या, आगे एक और सम वाला फॉर्मूला है, तो सम वाला तुम आराम से, फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से कर लेना। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है कि अब तुम्हारा कुछ डिफरेंस बिटवीन, अब तुम्हारा इस टाइप का है, क्या बोलते हैं, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो असर्शन रीजनिंग में कुछ असर्शन दिया हुआ, उसके रीजन दिया हुआ, क्या सही है कि नहीं वो तुम्हें बताना है, तो देख के तुम आराम से चेक कर सकते हो। ठीक है, ये सारे बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन है। उसके बाद तुम्हारा क्या बोल रहा है, फिर वही फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन, फॉर्मूला रिलेटेड, इससे कम MCQ आते हैं, जो आते हैं फॉर्मूला रिलेटेड आते हैं, तो तुम आराम से कर लोगे, मेरे को उम्मीद है। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं ट्रायंगल में। भाई साहब ट्रायंगल में, ये जो ट्रायंगल में क्वेश्चन है भाई, ये BPT थ्योरम गारंटी है मेरे से, तुम लिखवा लो भाई। बोर्ड एग्जाम 2026 के बेसिक के पेपर में ये क्वेश्चन तुम्हारा 5 नंबर का, ये थ्योरम प्रूफ करने तुम्हारा 5 नंबर का बिल्कुल डायरेक्ट आने वाला है। इसको तुम अच्छे से नोट कर लो, याद कर लो भाई, 5 नंबर तुम्हारे बेसिक के पेपर में बिल्कुल कंफर्म करा देगा। तो ये तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, NCERT के पेज नंबर 80 में प्रूफ किया हुआ, और तुम्हें इसकी लाइनें भी याद रखनी है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल, बोलेगा प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, तुम्हें इसकी लाइनें भी याद रखनी है। इफ अ लाइन ड्रॉन पैरेलल टू द वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल इंटरसेक्टिंग अदर 2 साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, देन द अदर 2 साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ठीक है, और उसको क्या करना है, स्ट्रेट एंड प्रूफ। कन्वर्स को भी तुम्हें याद रखना, कन्वर्स को भी प्रूफ याद रखना। ये तुम्हारा बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है, इसका प्रूविंग यहां पर है, बिल्कुल इसको रट लेना। एक कन्वर्स भी, इसका उल्टा भी होता है।
तो कन्वर्स का तुम्हारा क्या है कि कन्वर्स का देखो ये कन्वर्स है। अब कन्वर्स का यहां पर लिखा है इफ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इन सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। अब ये है इसकी प्रूविंग है, तो कन्वर्स को ये वाला, तो ये दोनों तुम याद रखना भाई, एकदम आता है प्रूव करने, समझ एकदम आता है। एक सर्कल में भी आता है तुम्हारा 10.2 वाला थ्योरम मैं बता दूंगा, ये वाला भी एकदम आता है भाई, एकदम तुम रट लेना। तो तुम्हारा ये ट्रायंगल तुम्हारा कितने नंबर का, टोटल तुम्हारा 9 नंबर का आता है ना भाई, तो 9 नंबर में तुम्हारा 5 नंबर का काम हो गया, 5 नंबर का काम तुम्हारा ये हो जाएगा। बाकी 4 नंबर हम लोग आगे डिस्कस करते हैं, ठीक है। 4 नंबर और तुम्हारा क्या है, ठीक है। तो आगे बढ़ते, आगे तुम्हारा क्या है, अब ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा आएगा आगे के 4 नंबर का, तो ये तुम आराम से देख सकते हो। यहां पर तुम्हें क्या करना है, दो ट्रायंगल को सिमिलर बताना है, तो सिमिलर बता के तुम्हें क्या करना, साइड्स इक्वेट करना, उसके बाद तुम्हें बता देना है। जब तुम साइड्स इक्वेट करके सिमिलर बता रहे हो तो तुम कोई भी पॉइंट लिख सकते हो, फिर उसके कोई भी रेशियोस तुम ले सकते हो। तो इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है, आराम से कर सकते हो तुम। अब ये भी क्वेश्चन बिल्कुल तुम्हारा सेम है, सिमिलर प्रूफ करके आराम से करना, बिल्कुल मैंने सिमिलर प्रूफ कर दिया नीचे, आराम से तुम बना सकते हो, ठीक है। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो हल्का हल्का क्वेश्चन है। उसके बाद ये भी क्वेश्चन बिल्कुल आराम से आता है, कर लेना। ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बिल्कुल आराम से आता है, कर लेना। ये इस टाइप का क्वेश्चन ज्यादा आता है, जो तुम्हारा ये पूछता है कि कौन सा कितना डिग्री, तो यहां पर पूछ रहा है ना कि फाइंड द मेजर ऑफ OSR और OQR, कभी बीच वाला देखना, जो बीच वाला रहेगा वो एंगल रहेगा। तो OSR पूछ रहा है, मतलब ये ऐसा वाला एंगल पूछ रहा है कितना, और उसके बाद बोल रहा है OQR ये वाला एंगल पूछ रहा है, OQP ये वाला एंगल पूछ रहा है, ठीक है। तो अब तुम्हें पता होना चाहिए, एक चीज तुम्हें पता होना चाहिए, सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तुम्हारा बहुत आएगा। दो इंटीरियर एंगल के ट्रायंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर के बराबर, तो 70 और ये वाला मिला के तुम्हारा 125 के बराबर होगा। मतलब ये वाला तुम्हारा, इसको घटा दोगे 125 तो यहाँ 55 डिग्री तुम्हारा बच जाएगा, 55 बच गया। अब ये 55 है तो ये तुम्हारे ये 55 है, तो ये अल्टरनेट इंटीरियर ये 55 है तो ये भी 55 है, तो दोनों में पता चल गया। तो 55 देखो यहाँ पर आ गया ना 55। तो सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल वाला कॉन्सेप्ट लग रहा था, हमारी बात को आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा ये वाला बीपीटी लगाओगे, आराम सॉल्व हो जाएगा। तो बीपीटी लगा के सॉल्व किया, बीपीटी थ्योरम लगा के, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं बीपीटी थ्योरम को, बहुत जगह थेल्स मेंशन कर किया हुआ है, तो इसको थेल्स भी बोलते हैं, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बीपीटी लगेगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे बीपीटी वाले क्वेश्चन है, बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा ये क्वेश्चन भी आएगा, इसमें भी तुम्हारा क्या है, इसमें तुम्हारा रेशियोज ऑफ साइड लेने पड़ेंगे, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे आ रहे हैं पेपर में, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा हार्ड टाइम देके करना पड़ेगा। फिर ये वाला क्वेश्चन, इसमें बीपीटी लगेगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सेम तरीके से हो जाएगा। आगे बढ़ते मैं दिखा दे रहा हूं, समझाऊंगा, टाइम जाएगा। ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल रेशियो ऑफ साइड लेके, इसमें भी एक बीपीटी लगेगा, सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, बीपीटी लगा के सारे सॉल्व हो जाएंगे, रेशियो ऑफ साइड लेके सॉल्व हो जाएगा। फिर ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, सारे कल लेना एकदम यही सेम आ सकते हैं। फिर ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल सेम आ जाएगा, सॉल्व कर लेना, ठीक है, बिल्कुल आराम से। फिर ये वाला भी क्वेश्चन मैं दिखा दे रहा हूं, बिल्कुल सेम आएगा, सॉल्व कर लेना, एकदम ये सारे आने वाले हैं, ठीक है। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे ये वाला भी क्वेश्चन जितने हैं, अब तुम्हें कुछ बोल रहा है, ये सब भी रेशियो ऑफ साइड लेके तुम आराम से कर सकते हो, सारे में बीपीटी लगने वाला, ठीक है। इसमें बीपीटी लगेगा, सब में लगेगा, सॉल्व कर सकते हो तुम, करूंगा मैं, टाइम जाएगा। ये वाला भी सेम है, ये सारे क्वेश्चन एमसीक्यू सारे आए हैं, तो सारे तुम नोट कर लेना। ये वाले अब तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या क्या है भैया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा 6 नंबर का आता है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूला इसमें होता है, एक सेक्शन फॉर्मूला होता है इंटरनल डिवीजन का, एक सेक्शन फॉर्मूला होता है, और एक तुम्हारा डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला का मतलब क्या होता है, कोई पी और क्यू की डिस्टेंस, पी जैसे तुम्हारा पी है तो पी का कोऑर्डिनेट्स क्या है, x1 y1 है, क्यू का x2 y2 है। अब इसके कोऑर्डिनेट्स की इसकी डिस्टेंस क्या है, तो डिस्टेंस हमारा क्या निकालते हैं, पी क्यू की डिस्टेंस निकालते हैं, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इस तरीके के फॉर्मूला निकालते हैं। अब एक होता है तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या बताता है कि अगर कोई पॉइंट पी और क्यू है, इसको किसी पॉइंट ने काट दिया कि x, y, तो इसके x को कितने रेशियो में काटा है इसने, जैसे 2:3 में काटा या 1:2 में, कहां से काटा वो रेशियो इसको बताता है, ठीक है। तो m1 m2 इसका रेशियो है, जब 1:1 बीच में काटता है, जब ये बीच में काटता है तो m1 m2 रेशियो क्या होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो m1 m2 को 1 यहां पुट करते हैं, तो यहां पर तुम्हारा क्या है, ये मिड पॉइंट फॉर्मूला बनता है, x, y को x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2, और ये तुम्हारा सेक्शन फॉर्मूला ओरिजिनली, जिसमें ये सारी वैल्यूज ही पुट करी हुई है। समझ बात को, ये दोनों फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, पहले जब भी इसमें क्वेश्चन आएगा मैं क्लियर कर दे रहा हूं, इसमें जब भी क्वेश्चन आएगा ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। अब ग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चन अगर तुम एक बार ग्राफ बनाना समझ लोगे तो मेरे को देखो 6 सालों का एक्सपीरियंस, मैं तुम्हें एक बार समझा दे रहा हूं किस टाइप के क्वेश्चन इसमें आएंगे। वही फॉर्मुला से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा पर बच्चा ग्राफ देख के डर जाता है। अब यहाँ पर बोला है ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट, ध्यान से देखना भाई, ये 4 नंबर का आता है। एक ग्रुप ऑफ क्लास, टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तुम्हारा 6 नंबर का आता है। तो एक ग्रुप ऑफ क्लास 10 स्टूडेंट गोज टू द पिकनिक ड्यूरिंग अ विंटर हॉलीडेज, द पोजीशन ऑफ 3 फ्रेंड्स अमन, कृति और तुम्हारा चाहा सोन इन अ पॉइंट्स पी क्यू आर। एक अमन है, कृति, एक चाहा है। अब सोन क्या हुआ, बच्चे को बोलेगा भैया पॉइंट्स तो दिया है ना, पॉइंट यहाँ दिया हुआ, तुम देखो यहाँ पर पीक पॉइंट कहां पर है, 2, ये वाला x की वैल्यू 2 और 5, तो यहाँ 2,5 पे दिया हुआ p की वैल्यू, ठीक है। ये वाला पॉइंट q कहां पर दिया हुआ, 4,4 पे दिया हुआ, तो यहाँ पर तुम इसकी पॉइंट क्या 4,4 देखो, यहीं पर पॉइंट लिखा हुआ देख लिखा हुआ। फिर r की वैल्यू क्या है 8,4, तो यहाँ 8,4 ये r की वैल्यू, ठीक है। तो ये तुम्हारा सारे पॉइंट मिल गए। अब तुम आराम से डिस्टेंस फॉर्मूला से बोल रहा है कि p और r के डिस्टेंस बता रहा, तो p और r के तुम डिस्टेंस नहीं बता पाओगे, डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने बताया। उसके बाद बोल रहा है q इज ए मिड पॉइंट ऑफ pr, कि तुम्हें बताना क्या q मिड पॉइंट है pr का, मेरे को साफ दिख रहा नहीं है, मिड पॉइंट मतलब बीच में होता है, यहाँ दिख रहा नहीं है तो मैं सीधा बोल दूंगा नहीं है।
फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम पी एंड क्यू। अब कभी भी कोई पॉइंट तुम्हें बोला जाए ना भाई एक्स एक्सिस पे, मेरी बात को समझना, कभी भी कोई पॉइंट बोला जाए एक्स एक्सिस पे तो उसका तुम कोऑर्डिनेट्स लोगे x, 0। कोई चीज जब तुम्हारी एक्स एक्सिस पे है, मेरी बात को समझना, एक्स एक्सिस पे है तो तुम क्या बोलोगे, कोई चीज एक्स एक्सिस पे, हमें नहीं पता कहां पर एक्स एक्सिस पे, पर यहाँ एक्स एक्सिस पे किसी चीज को y की वैल्यू तो यहाँ 0 थी, यहाँ x है और यहाँ y है, तो मतलब कोई चीज जब एक्स एक्सिस पे है तो मतलब y की वैल्यू तो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इस एक्स एक्सिस पर लाई करे तो y की वैल्यू, x की वैल्यू हमें नहीं पता कितनी है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर, लेकिन y की वैल्यू यहाँ पर 0 है। ऐसी चीज वहां कभी कोई चीज जब बोले जाए y एक्सिस पे है तो तुम समझना कि यहाँ पर y की x की वैल्यू 0 है, कोई चीज y एक्सिस पे तो x की वैल्यू यहाँ पर 0 है, y कितना नहीं पता, तो वो 0, y हम लिखेंगे। तो इस तरीके से तुम्हें ये दोनों चीजें याद रखनी है। अब यही चीज सेम चीज यहाँ पर पूछ रहा है, सेम चीज यहां पे पूछ रहा तुम्हें, सेम चीज यहां पे पूछ रहा तुम्हें कि बोल रहा है कि इक्वी डिस्टेंस बताना, फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स इज इक्वी डिस्टेंस। अब इससे बराबर है, इक्वी डिस्टेंस का मतलब बराबर है, तो मिड पॉइंट तुम सीधा क्या करोगे, डिस्टेंस बराबर करके तुम इक्वेट कर दोगे, निकल जाएगा। फिर बोल रहा है एस इज ए पॉइंट ऑन विच डिवाइड द पी क्यू इन 2:3। कोई एस पॉइंट है जो 2:3 में डिवाइड कर कोऑर्डिनेट्स बताना, भाई सेक्शन फॉर्मूला लगा के आराम से निकाल दोगे, तो आराम से तुम्हारा निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। समझ रहे बात को, तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। एक और कभी क्वेश्चन आता है कि एक और दोस्त यहाँ पर आ गया, यहाँ पर पिकनिक बनाने के साथ रमन आ गया। अब रमन के कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे दिए क्या, कोई कोऑर्डिनेट्स तुम्हें दे दी जाएंगे 2, जैसे यहां पर आएगा तो तुम्हारा 2,2 हो जाएगा। अब बोलेगा कि यहां पर एक ट्रायंगल बना रहे हैं तीनों दोस्त मिलके, अब ये एरिया ऑफ ट्रायंगल बता दो इसका, तो तुम्हें क्या एरिया ऑफ ट्रायंगल बता पूछेगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल में तुम्हें क्या, एक तुम्हें हाइट पता होनी चाहिए ट्रायंगल की, तो ये ऐसा ट्रायंगल ये बनाएगा जिससे तुम्हारा हाइट पता चल जाए, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट तुम निकाल लो, तो बेस तो तुम्हें साफ दिख जाएगा, जैसे ऐसे ट्रायंगल का भी बनवाते हैं, ऐसे बनवाते हैं, तो बेस तुम्हें दिख जाएगा 4 और 8। ट्रायंगल की एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू, मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा बता दे रहा हूं तुम्हें, इंटू हाइट, ठीक है। तो अब यहां पर तुम्हें दिखेगा कि ये जो ट्रायंगल बना है ये वाला, इसका बेस क्या 4 इंटू 8, तो यहां पर 4 चला तो यहाँ 4 यूनिट्स हो गया बेस, और हाइट कितना यहां से यहां तक आया 3 यूनिट्स, तो हाइट तुम्हारा 3 यूनिट हो जाएगा और बेस तुम्हारा हो जाएगा 8 यूनिट, तो एरिया तुम्हारा कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू 8 3 24 12, तो 12 तुम्हारा यूनिट्स एरिया निकल जाएगा। इस तरीके से तुम्हारा बनता है, कई बार एरिया से पूछ देता है इसलिए बता दिया एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। इस तरीके से सेम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन ये भी तुम कर ही लोगे, कोई दिक्कत नहीं, वही सारी चीजें पूछ रहा कर लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, केस स्टडी आता है। फिर यहां पर बोलता है कोऑर्डिनेट्स ऑफ ट्राई सेक्शन, ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया भाई, ये क्वेश्चन है एकदम कन्फर्म, ये ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक मैथ्स के 2026 के पेपर में डायरेक्ट आने वाला भाई, ये क्वेश्चन बिल्कुल तुम ध्यान से देख लो, एकदम तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ये क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक के पेपर में आएगा ही आएगा, तुम लिखवा लो 3 नंबर का। तो ये ट्राई सेक्शन वाला क्वेश्चन, इसमें तुम्हारा क्या किया जाता है, ट्राई सेक्शन 3 जगह काट दिया जाता है। अब इस तरीके से तुम्हें निकालना पड़ता है, पहले ये दोनों पॉइंट ले लीजिएगा, यहां पर देखा जाएगा कितने में काटा है, फिर ये दोनों पॉइंट ले लिएगा, इस तरीके से तुम कर सकते हो इसको, ठीक है, टेंशन नहीं, ये बहुत बार मैंने देखा आया है। फिर ये वाला क्वेश्चन, अब बोला सो डेट द पॉइंट्स इतना 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 इज ए वर्टिसेस ऑफ अ स्क्वायर। कभी भी कोई वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर होंगे ना, मेरी बात को समझना, तो उनके चारों पॉइंट्स बराबर होंगे, चारों का डिस्टेंस बराबर, जैसे ए तुम्हारा है, बी तुम्हारा है, सी तुम्हारा और डी तुम्हारा, तो ये तुम्हारा ए बी सी डी, ए बी बी सी और सी डी और डी बराबर होगा, ठीक है, बराबर होगा। लेकिन स्क्वायर ये तब प्रूव होगा जब तुम बताओगे कि बी डी तुम्हारा बराबर है, जैसे तुम देखोगे कि बी डी, जैसे तुमने देखा ए बी सी डी, यहां पर मैंने ट्रायंगल बनाया नहीं, यहां पर अगर बनाओगे ना तो इस तरीके से नहीं होगा, यहां पर अगर तुम बनाओगे ना, मेरी बात को समझो, जैसे तुमने यहां पर स्क्वायर बनाया, तो स्क्वायर तुम्हारा ए बी बी सी, तो ए बी सी और डी ऐसे होगा, तो ए बी सी डी, तो बी डी जैसे तुमने देखा ए डी सी डी और बी डी और ए डी, ये सारे बराबर होंगे, जैसे ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा, ये बराबर होगा। उसके अलावा तुम्हारा बी डी भी तुम्हें बराबर दिखाना है और तुम्हारा ए सी बराबर दिखाना है, जो इनके बराबर नहीं होगा ये दोनों बराबर होगा, इसका डायगोनल बराबर होगा, जैसे ए सी और बी डी बराबर है, तो ये तुम्हें चारों ऐसे दिखाना है। ये अलग अलग, जैसे इसमें रूट 40 डिस्टेंस आ रहा है और इसका तुम्हारा डिस्टेंस अलग आ रहा है, 68 आ रहा है, तो तुम समझो जितना बराबर आ रहा है मतलब तुम्हारा स्क्वायर तुमने प्रूव कर दिया, तो इस तरीके से तुम्हारा प्रूविंग होती है। आगे बढ़ते हैं, यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला सो दैट राइट एंगल ट्रायंगल, तो वर्टिसेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, तो राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा कैसा रहता है, राइट एंगल ट्रायंगल तुम्हारा क्या रहेगा कि तीनों साइड उसके अलग अलग रहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को, तो वो तुम्हारा स्केल इन ट्रायंगल हो जाता है, तो तीनों साइड इस तरीके का रहता है राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसका तीनों साइड अलग रहता है, ये मान लो 2 है तो ये 3 है तो ये 5 है, तुम्हें पता ही होगा, सेम नहीं रहता, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल प्रूव हो गया। समझ बात को, इस तरीके से प्रूव करने इसमें कई बार क्वेश्चन आते थे। अब यहाँ पूरा रेशियो ऑफ साइड्स, तो यहाँ 3, y डिवाइड्स करता है, यहाँ k रेशियो 1 लगता है, k रेशियो 1 लगाने सीख लेना भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन आते हैं, k रेशियो 1 तुम्हें लगाने आता होगा होपफुली। उसके अलावा तुम्हारा ये भी क्वेश्चन आता है इक्वी डिस्टेंस बताने, तुम बराबर करके निकाल लेते हो इक्वी डिस्टेंस का मतलब, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट, फिर तुम्हारा 2:3 में डिवाइड करा, सेक्शन फार्मूला लगाया, निकाल लिया, k रेशियो 1 से निकाल लिया। उसके बाद तुम्हारा इफ पॉइंट्स आर बोरा वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब बोल रहा है पैरेललोग्राम का वर्टिसेस है, पैरेललोग्राम का वर्टिसेस का मतलब क्या बोल रहा है कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होता है वो इक्वल होता है, तुम्हें पता कोई भी पैरेललोग्राम रहता है इस तरीके का पैरेललोग्राम रहता है, तो इसका डायगोनल जो रहता है इसका हाइट और इसका हाइट इक्वल रहता है, तो तुम्हें एक प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, तो इसका हाइट को क्या किया, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगा के हाइट को इक्वेट कर दिया, निकल गया आराम से, ठीक है, चालाक बच्चे की निशानी है सब। फिर बोल रहा है कि द वैल्यू ऑफ y फॉर अ डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट, ऑफ y की वैल्यू पूछ रहा है, डिस्टेंस बताया हुआ है तुम्हें और y पूछ रहा है, तो आराम से तुम निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या कुछ
एमसीक्यूज है, अब तुम वही तुम्हारा x, 0 करके निकालना है, तो सीधा तुम निकालोगे पॉइंट। अब ये सारे k/1 से निकालना, तुम हमारी बात को आराम से निकल जाएगा। उसके बाद थोड़ा डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट तुम्हें पूछ रहा है, तो सेम क्वेश्चन है, सब मिड पॉइंट फॉर्मूला से फॉर्मूला रिलेटेड क्वेश्चन है सारे, कुछ बहुत बड़ा नहीं है, सब ये सब फॉर्मूला रिलेटेड, तुम आराम से निकाल लोगे। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो ये भी फॉर्मूला रिलेटेड है, सारे तुम निकाल लोगे होपफुली। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे तुम्हारा क्या, ट्रिग्नोमेट्री। अब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री पे बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बच्चों को इससे बहुत डर लगता है, पर मैं जो तुम्हें तरीका बताऊंगा उससे तुम्हें बहुत इजी लगने लगा, इससे बाहर तुम्हारा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा जो मैं बताऊंगा। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री पे। ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा बहुत ही अच्छा चैप्टर है, 7 नंबर का आता है, थोड़े हार्ड कैटेगरी में आता है, बच्चों को इससे बहुत ज्यादा डर लगता है, पर मैंने ना यार क्लास 10th के आगे 12th के आगे तक की ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रखी है, जो वो बहुत ज्यादा हार्ड जाती है, तो मैं तुम्हें बहुत इजीली बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक्स बता सकता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज तुम ध्यान रखना, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन होते हैं, अगर तुमने इस पैटर्न के क्वेश्चन को लगाया है तो तुम आराम से उसको कर लोगे। कोई भी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी सॉल्व करेंगे तुम्हें कुछ फॉर्मुलास की जरूरत पड़ती है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बताऊंगा, पहले मेरी बात को समझना। पहले ही तुम्हारा 7 नंबर का आएगा, मेरी बात को समझना, 7 नंबर का तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री आएगा, जितना हार्ड होता है नंबर तुम्हें इससे मिलते नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ आइडेंटिटीज होती है, ये पता तुम्हें, उसके अलावा तुम्हें कुछ तोड़ना है, जैसे टेन थीटा को तुमने देखा साइन बाय कॉस में तोड़ दिया, कॉट को देखा कॉस बाय साइन में तोड़ दिया, कॉट को देखा 1/tan में तोड़ दिया, कॉसेक को देखा 1/sin में तोड़ दिया, सेक को देखा 1/cos में तोड़ दिया। 95% हमारे ट्रिग्नोमेट्री के मैं तुम्हें पहले बता दे रहा हूं, तुम्हारा साइन और कॉस के फॉर्मेट में आगे होता है। जब कभी भी तुम tan देखो साइन बाय कॉस में तोड़ो, कॉट देखो कॉस बाय साइन में तोड़ दो, कॉसेक देखो 1/sin, सेक देखो 1/cos। ठीक है, इस तरीके से, तो इस तरीके से 95% सवाल तुम सॉल्व कर सकते हो। अब ये जो तुम्हारा सवाल है, मेरी बात को समझ ध्यान में रखना, ये तुम्हारा एनसीईआरटी क्वेश्चन है, 100% गारंटी है, 95% चांस है ये ट्रिग्नोमेट्री वाला क्वेश्चन इस बार तुम्हारे बेसिक पेपर में तुम्हें डायरेक्ट मिल जाएगा। सीबीएसई देगा ही देगा, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी वाला, इस बार 3 नंबर का तुम्हारे बेसिक पेपर में नजर आएगा। 95% चांसेस है, हर साल सीबीएसई इस क्वेश्चन को देता है, इस बार भी देगा। तो ये तुम एकदम बिल्कुल अच्छे से करना, ये एनसीईआरटी का 3 नंबर का सवाल है, ट्रिग्नोमेट्री का आइडेंटिटी का, तो इसको कर लेना, क्योंकि देखो यार नए सवाल में हो सकता है तुम फंस जाओ, पर चांसेस हाई रहते हैं कि जो तुम किया हुआ सवाल मैं तुम्हें यहाँ दिखा रहा हूँ ना वही तुम्हारा आ जाए, तो ये तुम्हारा एकदम आ सकता है, तुम कर लेना। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से, ये आइडेंटिटी दोनों नोट कर लेना, ये आइडेंटिटी से ऊपर नीचे वाला फॉर्मूला है। ठीक है, आप लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारे ये वाला भी क्वेश्चन बिल्कुल चांसेस बहुत हाई है, भाई साहब छप गया, ये भी एनसीईआरटी का सवाल है और एकदम ये वाला ट्रिग्नोमेट्री में आता है। ये तुम्हारा देखो 1 + sec थीटा * cosec थीटा, एकदम ये वाला आता है, इसको तुम कर लेना भाई, बहुत पॉपुलर सवाल है, एकदम तुम कर लेना, एकदम इंपॉर्टेंट, एकदम आएगा, डायरेक्ट आएगा, तो एकदम नोट करके रखना, एकदम इसको याद कर लेना। ये इसको भी क्या कर रहा है, tan देखा, देखो इसको साइन बाय कॉस में तोड़ा है, कॉट देखा कॉस बाय साइन में तोड़ा, देखो किस तरीके से साइन बाय कॉस में करके सॉल्व किया इसको, तो इसी तरीके से सॉल्व होता है ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं इन जनरल। उसके बाद तुम्हारा ये साइन वाला, ये भी बहुत पॉपुलर क्वेश्चन है, साइन है कॉस है, तो इस तरीके से थीटा का जगह ये लिख दिया, ये क्वेश्चन एकदम आता है पेपर में, एकदम ये आने ट्रेंडी क्वेश्चन, सब 3-3 नंबर के आते हैं। फिर तुम्हारा क्या है कि ये कॉट वाला, ये भी क्वेश्चन एकदम आता है, ये भी तुम बिल्कुल आराम से कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एकदम ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ये वाला भी क्वेश्चन, रूट वाला क्वेश्चन, ये भी एकदम आराम से आया हुआ क्वेश्चन है, बिल्कुल आराम से कर लेना। ये भी देखो साइन बाय कॉस में आके सॉल्व हुआ, तो ये वाला भी क्वेश्चन तुम बिल्कुल आराम से कर लेना। ठीक है, उसके बाद तुम आगे आओगे, ये वाला प्रूफ करने तुम्हें आता है, ये क्वेश्चन भी एकदम आता है, प्रूविंग वाला, आइडेंटिटी प्रूविंग वाला क्वेश्चन एकदम तुम्हारा आएगा 3 नंबर का, तो ये सारे कर लेना, एकदम तुम्हारा फंसेगा। ठीक है, आगे बढ़ते तुम्हारा फिर ये प्रूफ वाला क्वेश्चन, ये वाला और ये वाला, एकदम ये कर लेना भाई, एकदम 3 नंबर का एकदम ये आएगा, मैं कंफर्मेशन के साथ बोल सकता हूं। उसके बाद अगला जो तुम्हारा आएगा वो तुम्हारा आएगा 2 नंबर का क्वेश्चन, एक आएगा इवेल्युएट करके। इवेल्युएट कभी भी तुम देखना, तुम्हें क्या करना, वैल्यू पुट करनी है। अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल तुम्हें याद होना चाहिए, मौके पर याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भैया तुम बोलोगे भैया उंगली वाली ट्रिक लगा कर बनाता है, ऐसा नहीं। अगर तुम्हें पूछा जाए कि cos 60 की वैल्यू क्या आती है, तुरंत मुंह से निकालना चाहिए 1/2, 1/√2 मैं ही भूल गया, cos 60 की वैल्यू 1/2। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता पढ़ाते पढ़ाते। जैसे साइन की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू क्या होती है, तो तुम सीधा बोलोगे कि √3/2 होती है। समझ रहे बात को, तो इस तरीके से तुम आराम से सारी चीजें निकाल सकते हो। अब इसमें मैंने टेबल तो यहाँ दिया हुआ है, टेबल यहाँ पर थोड़ा सा कट गया है, ये वाला टेबल प्रॉपर है, समझ रहे बात को, तो ये वाला टेबल तुम्हारा प्रॉपर है, यहाँ √3/2 और 1/2 जैसा मैंने तुम्हें बताया था, ये वाला तुम्हारा दिया हुआ। ठीक है, तो इसको तुम ध्यान मत देना, ये कट गया। तो अब इस टेबल की वैल्यू देख के जैसे जो भी दिया हुआ tan² 60 tan 60 की वैल्यू क्या होती है, √3 होती है, तो √3 दे दिया और साइन की वैल्यू पुट कर दी, और cos 60 की वैल्यू √3/2 होती है, तो ये वाला पूरा वैल्यू पुट करके तुम्हें आंसर निकालना। तो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत सारे इस पे बनते हैं, समझ रहे बात को, ट्रिग्नोमेट्री में। उसके बाद तुम्हारा इवेल्युएट, tan² 60 डिग्री - 2 cos² 30 डिग्री, तुम्हें सारे वैल्यूज पता होने चाहिए इसके। एक चीज तुम्हें ध्यान देनी कि साइन, कॉस और टेन का तुमने निकाल दिया, अब सेक, कॉसेक और कॉट का जब तुम निकालो तो साइन का उल्टा तुम्हारा कॉसेक होता है, उसके अलावा तुम्हारा कॉस का उल्टा सेक होता है, और टेन का उल्टा तुम्हारा कॉट होता है। तो 1/, करके वैल्यू निकालो। जैसे माने चलो कि sin 60 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, sin 60 की वैल्यू तुम्हारी कितनी होती है, √3/2 होती है, √3/2, और cos 60 की इस cosec 60 की वैल्यू पता है कितनी होगी, उल्टा हो जाएगा 2/√3 हो जाएगी। तो इसका पता रहेगा तो वो भी तुम्हें पता चल जाएगा। तो cosec 60 की वैल्यू तुम्हारी कहाँ गई, cosec 60 की वैल्यू 2/√3, देखा सेम। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो, समझ बात को, इस तरीके से तुम आराम से निकाल सकते हो। तो ये इवेल्युएट वाला वैल्यू पुट करना, निकालना, ये टेबल याद होना चाहिए, तुम आराम से निकालोगे, समझ बात को, टेबल याद करके आराम से निकल जाएगा, कोई टेंशन नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा फिर ये भी सेम क्वेश्चन है कि sin a + cos b, सेम क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करके इजीली निकलेगा। फिर ये वाला भी सेम क्वेश्चन है, सब वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन है, ये टेबल बस याद रखना। ठीक है, बस ये टेबल याद रखना, दिमाग में हो जाएगा तुम्हारा काम। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, ये फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b
वेयर 10a प्लस बी इजिकल टू 1 और 10a माइनस बी इजिकल टू 1/√। तो यहाँ 10a प्लस बी इजिकल टू 1 है, तो 1 की वैल्यू 10 कब आती है? 1045 इजिकल टू 1 होता है। तो a प्लस बी मैं लिख सकता हूँ 45 डिग्री। 10a प्लस बी इजिकल टू 1 है, तो a प्लस बी इजिकल टू हम लिख सकते हैं 1045। तो a प्लस बी इजिकल टू 45 होगा। उसी तरह से a माइनस बी इजिकल टू 1/√3 है, मतलब 30। तो a माइनस बी इजिकल टू 1/√3। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो ये तुम्हारे आ जाएगा, थीटा की वैल्यू आ जाएगी। उसके बाद तुम आराम से थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो। फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो वही a एंड b का वैल्यू आ गए। सेम क्वेश्चन ये वाला भी है, सेम इजीली निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, अब तुम्हारा ये रिलेशन पूछता है, इससे भी क्वेश्चन एकदम 2 नंबर का बन जाता है कि सेक तुम्हें दिया हुआ रहेगा कि तुम्हारा क्या बोलेगा कि 25/7, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कोसेक इनटू 10। कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए ट्रायंगल रिलेशन का यूज करोगे, एक पाइथागोरस थ्योरम लगा के ट्रायंगल बना लेना है, इसको ए बोल देना, इसको बी बोल देना, इसको सी बोल देना। अब तुम्हें बोला गया सेक ए, तो तुम्हें बोला गया सेक ए की वैल्यू, सेक ए की वैल्यू तुम्हें क्या दी हुई है, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 25/7 है, ठीक है, 25/7 है। तो मैं बोलूंगा कि मेरे को कॉस का पता है, मेरे को कॉस ए का पता है। तो कॉस तुम्हारा क्या होता है, कॉस ए इजिकल टू 1/sec ए होता है, सेक ए होता है तुम्हें पता है। तो इसको तुम पलट के लिख सकते हो, इसको 7/25 लिख सकते हो। अब तुम्हें पता है कि कॉस थीटा क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हरर बोले, तुम्हें पता है ना कि साइन थीटा इजिकल टू p/h, कॉस थीटा इजिकल टू b/h और टेन थीटा इजिकल टू p/b, ठीक है। तो इसको b/h के बराबर होता है, मतलब ये b/h के बराबर है तुम्हारा। तो b तुम्हारा b 7 है और h तुम्हारा 25 है, तो मतलब हाइपोटेनस 25 है, b तुम्हारा क्या है 7 है। तो यहाँ पर तुम्हें ये वाला निकालना है, ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ये इसका, अब तुम इसका मतलब परपेंडिकुलर तुम्हें निकालना, परपेंडिकुलर निकालो। परपेंडिकुलर का स्क्वायर तुम्हें क्या होता है, 25 का स्क्वायर माइनस 7 का स्क्वायर होगा, सीधी सी बात है। तो 25 का स्क्वायर तुम्हारा क्या होगा 625, ठीक है, माइनस 7 का स्क्वायर 49। इसको माइनस करो, इसको माइनस करोगे तो ऑटोमेटिक तुम्हारा कितना होगा, 25 इधर से जाएगा और 574, तो √574 के आसपास आएगा। और उसके बाद तुम उसके अकॉर्डिंग वैल्यूज निकाल सकते हो। तो अंडर रूट में तुम आ जाएगा, उसके बाद तुम वैल्यूज निकाल सकते हो cosec की वैल्यू। तो अब ये तुम्हारा जो तुम इसको माइनस करोगे तो p की वैल्यू जो तुम्हारी आएगी, मान के चलो यहाँ पर क्या आएगा 574 आ जाएगा, 576 आ जाएगा। तो 576 शायद 24 से कट रहा है, तो p की वैल्यू जो तुम्हारी आएगी वो तुम्हारी 24 आ जाएगी, 24 आ गई। अब यहाँ पर 24 तुम्हें मिल गया। अब तुम्हें पता है cosec की वैल्यू क्या होती है, 1/sin होती है। तो अब तुम बोलेगा cosec a इजिकल टू क्या होता है 1/sin a, sin a, ठीक है। साइन तुम्हारा क्या होता है, साइन होता है तुम्हारा 1/p/h होता है। तो h/p हो जाएगा, ये h/p हो जाएगा। तो h/p की वैल्यू क्या है तुम्हारा 25/24 हो जाएगा। फिर तुम्हारा 24 इस तरीके से तुम्हारा ये वाला निकल गया। उसका तुम्हारा ये वाला क्या है 10a। तो 10a की वैल्यू तुम्हें पता है क्या, p/b होता है सीधा। 10a की वैल्यू क्या तुम्हें पता ही है ना, 10a की वैल्यू क्या होता है तुम्हारा, 10a की वैल्यू तुम्हारी होती है p/b। p/b परपेंडिकुलर कितना 24, b क्या है तुम्हारा 7, तो ये तुम्हारा निकल गया। तो ये तुम्हारा 2 नंबर का सवाल हो गया। इस तरीके से तुम आराम से निकाल सकते हो ट्रायंगल रिलेशन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा फिर वही इसी तरीके से पूछ रहा है, ये 1q है, सीधा ट्रायंगल रिलेशन से निकालोगे। ये भी ट्रायंगल रिलेशन मैंने एक बार समझा दिया, निकाल सकते हो तुम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये वाला भी तुम्हारा, अब तुम्हारा MCQ ये वाला ये सॉल्व करना पड़ेगा, आइडेंटिटी सॉल्व करके निकलेगा। उसके अलावा तुम्हारा ये वाला पूछ रहा है कि कौन कौन से स्टेटमेंट फॉल्स है। तुम्हें पता है sin 30 और cos 30 अलग होता है। sin 30 क्या होता है 1/2, cos 30 √3/2 होता है, पता है, तो अलग अलग है। बाकी ये सारा तुम्हारा सेम है, 10/45 cot 45 सेम, sin 90 10/45 सेम, ये वाला sin 45 और cos 45 सेम होता है। ये वाला तुम्हारा अलग होता है, ये तुम्हारा टिक हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा ये वाला भी आइडेंटिटी से रिलेटेड क्वेश्चन है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ये वाला भी क्वेश्चन आइडेंटिटी से रिलेटेड है, ये वाला क्वेश्चन भी डिग्री से रिलेटेड है, ये वाला भी वैल्यू से रिलेटेड है, आराम से कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, ये वाला वैल्यूज आराम से कर लो, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। आगे निकलते हैं, ये सारे आने वाले, ये दिमाग में रखना, तब तुम आराम से कर लोगे। तुम्हें दिमाग में रखना है भैया ये क्वेश्चन दे रहा है आने वाला है, ठीक है। तुम समझ लेना कि भैया जितने क्वेश्चन यहाँ पर दे रहे हैं, तुम समझ लेना सारे क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आने वाले हैं। हम लोग यहाँ पर फालतू बातें नहीं कर रहे, जो क्वेश्चन यहाँ दे रहा हूँ ना भाई, डायरेक्ट तुम्हें पेपर में नजर आएंगे, इस बात की गारंटी है। तुम पेपर देके आओगे फिर बोलोगे भैया वाह क्या क्वेश्चन बताया, वीडियो के नीचे कमेंट करोगे भैया एकदम सेम टू सेम आ गया। तो एकदम इस वीडियो को सारे क्वेश्चन कर लेना, मैं गारंटी ले रहा हूँ। इस वीडियो करने के बाद तुम्हारा 100 में से ना, मैं बोलता हूँ 80 मार्क्स के पेपर में 70 मार्क्स का डायरेक्ट मैच हो जाएगा, मैं गारंटी दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये वाला भी तुम्हारा सीधे कर लेना, असर्शन रीजनिंग वाला क्वेश्चन आराम से कर लेना। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे नेक्स्ट चैप्टर, जो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। इसमें भी तुम्हें टेबल का काम आएगा, ये टेबल का पूरा काम आएगा। तुम्हारा 5 नंबर का आ रहा है भाई, एक 4 नंबर का भी आ सकता है, एक MCQ भी आ सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इजी चैप्टर है। इसमें तुम्हारा क्या पहले MCQs तुम्हारे आएंगे, तो तुम्हें कुछ बोलेगा एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हें पूछेगा, ठीक है। तो ये वाला तुम आराम से कर लोगे, MCQ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट तुम्हारा MCQ क्या है कि पीकॉक सिटिंग। अब मैं तुम्हें थोड़ा सा अप्रोच बता देता हूँ कि क्वेश्चन को करते कैसे। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं एक बार करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तुम समझ जाओगे अप्रोच क्या है, क्वेश्चन को करते कैसे, एक बार सीख जाओगे, सारे क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। पहले क्वेश्चन को पढ़ो, ये MCQ पहले तुम पढ़ोगे। ए पीकॉक सिटिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्री। पहले हम कोई ट्री बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब कोई पीकॉक इसमें बैठा हुआ, मैंने ऐसे करके ऐसे डिजाइन बनाया, ये पीकॉक बन गया। पीकॉक बैठा हुआ ट्री के ऊपर, ठीक है, ऑफ 10 मीटर हाई। अब ट्री का जो हाइट है वो 10 मीटर है, मेरे को ये चीज पता चल गई, ठीक है। अब बोल रहा है कि ऑब्जर्व अ स्नेक मूविंग ऑन द ग्राउंड, ठीक है।
इफ द स्नेक इज 10√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द ट्री, ठीक है। अब ये जो ट्री के बेस से ना ये 10√3 मीटर दूर है स्नेक, तुम्हारा जो स्नेक है, और ये मूव कर रहा है, इसको ये पीकॉक जो है आराम से देख रहा है बैठ के, ठीक है, इसको देख रहा है पीकॉक जो ऐसे देख रहा है, ठीक है। तो अब बोल रहा है देन द एंगल ऑफ डिप्रेशन फ्रॉम अ स्नेक आई टू पीकॉक इज, द एंगल ऑफ डिप्रेशन पूछ रहा है ऑफ द स्नेक फ्रॉम द आई ऑफ पीकॉक इज। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन तो कैसे निकाला, पहले लाइन ऑफ साइट ऐसे निकालते हो, इस तरीके से लाइन ऑफ साइट निकाला। अब एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा ये है, तो इसको ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा अल्टरनेटिंग एंगल है, तो मतलब तुम्हें चाहिए तो ये वाला थीटा, लेकिन ये अल्टरनेटिंग डिप्रेशन ऐसे ही निकालते हो। अब ये वाला एंगल तुम्हें पूछ रहा है, अब एंगल ऑफ डिप्रेशन तुम्हारा लगेगा कैसे वो तुम्हें देखना है। अब मान लो तुम्हें ये एंगल निकालना, थीटा की क्या वैल्यू निकालना है, तुम्हें कौन सा टेन लगाना, साइन लगाना, कॉस लगाना है। पहली चीज तो एक ध्यान रखना कि हमेशा तुम्हें साइन कॉस और टेन में ही खेलना है, जब भी इसकी बात आती है कॉस कॉसेक और टेन में मत जाना, फंस जाओगे वहां पे, समझ रहे हो बात को। तो इसमें तुम्हें करना, तो यही तीन में तुम्हें करना, इन तीनों में से कौन सा लगेगा तुम्हें पता है। इसकी वैल्यू p/h होती है, इसकी वैल्यू b/h होती है, ठीक है, इसकी वैल्यू p/b होती है, तुम्हें पता है, ठीक है। अब तीनों की वैल्यू पता है। अब मेरे को यहां दिखा है, यहां परपेंडिकुलर दिया हुआ है और यहां पर तुम्हें बेस दिया हुआ है। p/b कहां लगता है, 10 में लगता है, तो मैं बोलूंगा 10 थीटा, मैं बोल दूंगा थीटा मेरे को पता नहीं है, p/b, p और b मेरे को दिया, p दिया हुआ 10 और b दिया हुआ तुम्हारा 10√3 दिया हुआ, ठीक है। यहाँ 10 से 10 कट जाएगा, वहां यहाँ आ जाएगा तुम्हारा 1/√3 तुम्हारा आ जाएगा, समझ रहे बात को, 1/√3। तो 10 थीटा की वैल्यू तुम्हारी क्या आ गई, 1/√3। 10 थीटा की वैल्यू 1/√3। अब 10 किसकी वैल्यू होती है 1/√3, 1030 की वैल्यू होती है, तो 10 थीटा इज इक्वल टू 1030 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक है, 1030 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी तुम्हारी, 30 डिग्री आ जाएगी यहाँ से, थीटा इज इक्वल 30 डिग्री, यही 30 डिग्री यहाँ तुम्हारा आंसर होगा। तो इस तरीके से तुम्हारा अप्रोच रहेगा, समझ रहे बात को, किस तरीके से निकालना सारा तुम्हें पता चल गया होगा। आगे बढ़ते हैं, ये भी तुम्हारा हाइट वाला, लैंप वाला क्वेश्चन, साइड वाला क्वेश्चन आराम से कर लोगे, एमसीक्यू में बनाऊंगा, टाइम जाएगा, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, ये वाला तुम्हें क्वेश्चन दिया हुआ है, लाइन ऑफ साइट से रिलेटेड क्वेश्चन दिया हुआ है। अब पूरा जैसा मैंने तुम्हें अभी समझाया, अब पूरा कि विच ऑफ द फॉलोइंग एंगल रिप्रेजेंट द एंगल ऑफ डिप्रेशन, कौन सा रिप्रेजेंट कर रहा है, असल में जेड वाला करता है। मैंने तुम्हें बोला ये तो तुम्हारा अल्टरनेट इंटीरियर कारण ये वाला बोल देता है, बहुत बच्चे बोलेंगे एक्स करता है, नहीं, यहाँ ये वाला कर रहा है, ठीक है, जेड कर रहा है। सेम नीचे वाला क्वेश्चन भी सेम है, आराम सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या स्टैच्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। अब मैं क्वेश्चन तुम्हें दिखाऊंगा, तुम्हें बस करते जाना। अभी जितने भी क्वेश्चन आएंगे तुम्हारा हाइट वाला आएगा, 2 इक्वेशन फंसेगा तुम्हारा, मेरी बात को समझना, हाइट निकालने आएगा, 2 इक्वेशन तुम्हें मिलेंगे ट्रायंगल में जाके, अब तुम्हें उससे हाइट निकालना रहेगा। अब इसमें भी दो ट्रायंगल में तुम्हें चल के एक इक्वेशन इस ट्रायंगल का, एक इक्वेशन उसके बाद तुम्हें हाइट निकालना। इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बनेंगे, स्टैच्यू वाला क्वेश्चन भी वही है, तुम इनको सॉल्व कर लेना, 2 इक्वेशन यहाँ बनेंगे, दोनों ट्रायंगल में चलोगे तो, और उसके बाद हाइट निकलेगा। मैं करूंगा तो टाइम लग जाएगा, तुम कर लेना, इजीली बन जाएगा, आदत लग जाएगी। फिर ये भी तुम्हारा वही वाला हाइट निकालना क्वेश्चन, एकदम ऐसा ही ट्रेंड क्वेश्चन आ रहा है, मैं वही सिर्फ दे रहा हूँ, एकदम यही आएगा, तो ये क्वेश्चन भी कर लेना, बिल्कुल इंपॉर्टेंट, ठीक है। फिर आगे चलते, आगे तुम्हारा क्या, फिर तुम्हारा ऑब्जर्वर वाला, फिर यहाँ पर 2 ट्रायंगल में चल के तुम्हें करना है, फिर दोनों ट्रायंगल में चलना तुम्हें, समझ रहे बात को, तो ये तुम्हारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर 2 ट्रायंगल में चल के 2 इक्वेशन निकाल के तुम आराम से निकालोगे, समझ रहे बात को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे तुम्हारा एरोप्लेन वाला क्वेश्चन, इसमें एक फॉर्मूला लगता है, तुम ध्यान रखना कि स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस इंटू टाइम का फॉर्मूला लगता है, डिस्टेंस इंटू टाइम, ठीक है, टाइम का फॉर्मूला लगता है। ये फॉर्मूला तुम याद रखना, ये क्वेश्चन कई बार इस क्वेश्चन में लगा था, इसमें नहीं लगा, इसमें डायरेक्ट निकाल दिया। एरोप्लेन वाला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको करके रखना, तुम्हें याद रहेगा, समझ रहे बात को। ये एरोप्लेन पहले यहां पर था, फिर यहां पर है, तो डिफरेंस क्या होगा, समझ रहे बात को, तो ये बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझ रहे बात को, ये करने वाला क्वेश्चन है, तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है कि टीवी टावर वाला क्वेश्चन, फिर यहाँ पर 2 ट्रायंगल में चलना है, एच की वैल्यू निकालनी है, वैसे ही क्वेश्चन है, बार बार करोगे कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, उसके बाद तुम्हारा क्या, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन, 2 ट्रायंगल में चलना, एच की वैल्यू निकालनी है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। उसी टाइप का क्वेश्चन बार बार एनसीईआरटी से रिलेट करके ज्यादा इसमें आता है, समझ रहे बात को। उसके बाद तुम्हारा 2 पोल्स वाला क्वेश्चन, इसमें भी 2 ट्रायंगल में चल के एच की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। या ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है, कर लेना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा आएगा सर्कल। अब चैप्टर इंपॉर्टेंट है, ये सर्कल है, 6 नंबर का आ रहा है, बिल्कुल ध्यान समझना। ये जो थ्योरम है, थ्योरम 10.2 है, ये जो थ्योरम है 10.2 समझ लो, कन्फर्म है कि तुम्हारे पेपर में आ गया भाई। थ्योरम को तुम अच्छे से देख लो, कन्फर्म है, हर साल पिछले 10 साल से बेसिक के पेपर में सर्कल का थ्योरम 10.2 आ रहा है। इस बार भी तुम्हारे बेसिक के पेपर में 3 नंबर का थ्योरम आएगा भाई, इसको रट लो, 3 नंबर तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में बिल्कुल कन्फर्म हो जाएंगे। तो 3 नंबर का बिल्कुल तुम्हारा एकदम आने वाला, तो ये बिल्कुल रट लेना। ये प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। 2 ट्रायंगल जब 2 टेंजेंट जो ड्रॉन होते हैं एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल, ये भी इक्वल है और ये भी इक्वल है, मतलब ये 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 सेंटीमीटर, ये प्रूव करने बोल रहा है। तो ये तुम्हें इस तरीके से प्रूव करना, समझ बात को, मैं मिटा देता हूं, तो ये तुम्हारा प्रूविंग का ये तुम्हारा हो गया, समझ रहे हो। तो इस तरीके से तुम प्रूव कर लोगे, आ जाएगा तुम्हारा। आगे बढ़ते, आगे तुम्हारा क्या, प्रूव पैरेललोग्राम। अब ध्यान दो भाई साहब, छप गया ये भी, प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग, मतलब घेर रहा है जैसे सर्कल को, इज अ रंबस। भाई साहब छप गया, या तुम्हें रंबस बोलेगा या स्क्वायर बोलेगा, दोनों का सेम होगा, दोनों का सेम प्रूविंग होगी। तो रंबस या स्क्वायर जब भी बोले, ये वाला प्रूविंग होगा भाई, क्योंकि प्रूव इस तरीके से तुम कर लोगे। जैसा मैंने तुम्हें बोला था, किसी को स्क्वायर होने के लिए कौन कौन से पार्ट्स इक्वल होने चाहिए, और तुम्हारा उसका डायगोनल जो है बराबर रहता है, ठीक है। तो वही इसी तरीके से बताया कि ए बी और बी सी बराबर है तुम्हारा, तो यहाँ पर ए बी और तुम्हारा बी सी बराबर है, मतलब कभी भी
यहां पर जब सर्कल की बात करें तो जब कोई भी टेंजेंट को इक्वल बना देते हैं ना, जैसे ए बी और बीसी का बराबर होते हैं तो ये समझ जाते हैं स्क्वायर है, समझ बात को, इसको स्क्वायर प्रूव करना, तो इस तरीके से ये वाला प्रूव होगा, समझ बात को, इसको हम रट लेना भाई, एकदम आएगा ही, समझ बात को, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब कॉन्सेंट्रिक सर्कल वाला क्वेश्चन है, ये वाला प्रूविंग वाला क्वेश्चन है, थ्योरम टाइप से देखना, आराम से कर लेना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगता है, आराम से कर लेना, ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम लगेगा फिर तुम्हें निकल जाएगा, ठीक है। रेडियस पूछ रहा होगा छोटे वाले सर्कल की, तो आराम से तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। उसका तुम आओगे यहाँ पर द गिवन फिगर, अब यहाँ पर भी अब इसको तुम थ्योरम की तरह याद कर लो भाई, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट नहीं बनेगा, इसमें एक 9 का थ्योरम लगता है, तो इसको भाई तुम रट लेना, ठीक है। इसका क्वेश्चन की पहचान है एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू एंगल 2OPQ, ये तुम्हारा एकदम बोर्ड में डायरेक्ट आता है, तो एकदम तुम पहचान लेना इसको, एकदम तुम्हारा काम हो जाएगा, तो एकदम सीधा आता है। मैं बहुत साल से देख रहा हूँ ये लगातार ये क्वेश्चन आ रहा है, तो ये वाला कर लेना, इसका सोल्यूशन ये वाला तुम्हें दिया हुआ है, ये होगा नहीं, इसको थ्योरम की तरह याद करना पड़ेगा, एक बार में बनेगा नहीं, इसमें अलग अलग थ्योरम्स लगते हैं तो एक बार में नहीं बनेगा, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, इसको रट लेना तुम, ठीक है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन ये भी तुम्हारा, इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से कर लोगे, करूंगा तो टाइम जाएगा, फिर ये वाला भी क्वेश्चन पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, आगे ये भी पाइथागोरस थ्योरम वाला आराम से कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, इजीली हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा ये भी क्वेश्चन उसी टाइप का, पाइथागोरस थ्योरम लगा के आराम से कर लोगे, इसमें भी वही सम ऑफ टू इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। अब बोल रहा है यहाँ वैल्यू ऑफ एक्स पूछ रहा है, ये वैल्यू कितनी होगी, तुम्हें पता है कभी भी टेंजेंट को सर्कल से पास होता है वो 90 पे पास होता है। अब सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तुम्हें पता है ये दोनों का सम इज इक्वल टू बाहर वाला एक्सटीरियर, तो 90 + 30 क्या होगा 120, तो 120 तुम्हारा आंसर होगा शायद, वो देखो 120 डिग्री आंसर है, तो वही तुम्हारा सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल टू एक्सटीरियर, तुम्हें पता होना चाहिए, 9 का कॉन्सेप्ट है भाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, फिर ये ट्रायंगल वाला इस टाइप का क्वेश्चन, केस स्टडी बेस है, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं, देख के हार्ड लग रहा है, कोई हार्ड नहीं है। पूछ रहा है डिटरमाइन द लेंथ ऑफ ओबी, ओबी की लेंथ पूछ रहा है, ओबी की लेंथ कितनी, कोई हार्ड नहीं, ट्रायंगल रिलेशन लगा के आराम से निकाल लोगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा के। फिर बोल रहा है कि डी पहला सी क्यू है, तो ये कुछ क्वेश्चन दिए हुए आराम से तुम कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ये इस लेवल का क्वेश्चन तुम्हारा आता है पेपर में, तो करके रखोगे अच्छा रहेगा। एक और तुम्हारा सर्कल वाला मिरर दिया, फाइंड लेंथ पी क्यू की लेंथ पूछ रहा है, पी क्यू की लेंथ कितनी, तो पी ए क्यू ये वाला लेंथ दिया हुआ है, ये वाला लेंथ दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है, और ये तुम्हारा हाइट दिया हुआ रहेगा एपी 30 सेंटीमीटर, तो ये पाइथागोरस थ्योरम इस ट्रायंगल में लग जाएगा, ये एंगल में पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा, आराम से निकल जाएगा। उसके बाद तुम्हें बोल रहा है कि फाइंड एंगल पीओ क्यू, तो एंगल भी निकल जाएगा। उसके बाद बोल रहा है फाइंड लेंथ ओए वाला लेंथ भी निकल जाएगा, सब पाइथागोरस थ्योरम में लगा सारी चीज निकल, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, पाइथागोरस थ्योरम लगाया निकल गया, बस तुम्हें यही प्रॉपर्टी पता रहना चाहिए ट्रायंगल की, सब समझ रहे बात को, ये 90 से काटता है, तो कुछ चीजें पता रहनी चाहिए, समझ रहे बात को। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा वही वाला था, आगे आते हैं, आगे तुम्हारा क्या, अब कुछ एमसीक्यूज है, एमसीक्यू इससे ज्यादा आते हैं सर्कल से, मैं क्लियर बता रहा हूँ, 6 नंबर का आता है ना, तो एक 3 नंबर का क्वेश्चन, बाकी एमसीक्यू ही रहते हैं। अब बोल रहा है यहाँ टेंजेंट के बारे में, तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा के वही वाला क्वेश्चन है, ये दो चीज दिया हुआ है, अब तीसरा वाला साइड पूछ रहा है तुम्हें, तो आराम से निकाल लोगे। उसके बाद तुम्हारा ये वाला साइड, अब ये ना थोड़ा सा तुक्का मारने वाली बात हो जाती है, मेरी बात को समझना। बोल रहा है यहाँ पूरा वैल्यू ऑफ CBA पूछ रहा है, CBA जो बीच में रहा था इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब तुम्हें पता है ये 40 डिग्री है, ये 40 डिग्री दिख रहा है, तो ये 40 डिग्री, तो यहाँ टेंजेंट पास हुआ, तो ये भी सेम ही होगा, ये भी 40 होगा। अब ये जब ये 40 है, ये 40 है, मेरी बात को समझना, ये 40 है, ये 40, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ये पैरेलल है, दो लाइन तुम्हें दिख रहा होगा अमूमन, तो ये 40 है, तो ये भी 40 ही होगा, आंसर तुम्हारा 40 डिग्री उसका होगा। 45 ये 40, ये 90, ये इसका 40 डिग्री, तो 40 डिग्री के आसपास होगा, मेरे को ऐसा लगता है, ये थोड़ा सा तिरछा है अगर तुम देखोगे, तो मेरे को लगता है ना ये 40 डिग्री के आसपास होगा, तो 40 की डिग्री तुम 45 भी मार सकते हो, 30 तो मारोगे नहीं, बहुत दूर हो जाएगा, 90 बहुत, इसमें कई बार अंदाजा भी लगाता है, मेरी बात को समझना, मैं बहुत खुल के बता रहा हूँ, कोई झूठ वाली बात नहीं, इसमें मैं अंदाजा लगाने का कई बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि इतना सॉल्व एक नंबर के लिए तुम सॉल्व नहीं कर सकते, कई बार तुम अंदाजा लगाओ कि ये 40 है, तो ये भी 40 लग रहा है, ठीक है, ये 40, तो ये इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, तो ये भी 40 जितना लग रहा है, ये 40 लग रहा है, 90 तो नहीं होगा भाई, 90 तो ऐसा होता है, ठीक है, 30 ऐसा होता है, तो ये भी नहीं होगा, तुम दिमाग लगाओ। उसके अलावा तुम्हारा 60 तुम्हारा ऐसा होता है, तो मतलब ये 40 के आसपास, ये 45 में तुम टिक मार दोगे, इस तरीके से होता है, सोचना भी कई बार पड़ता है, कुछ चीजें पता रहनी चाहिए कि जब कोई दो लाइंस पैरेलल है और यहाँ पर एंगल यहाँ एक मार के कोई लाइन खींची हुई, ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा बराबर होता है अल्टरनेटिव एंगल, कोई दो लाइन ऐसे काटे हुए, तो ये एंगल और ये एंगल तुम्हारा बराबर होता है वर्टिकली अपोजिट, हमारी बात को इस टाइप का होता है। और एक और तुम्हारा सम ऑफ टू इंटीरियर इज इक्वल टू, सारे 9 के कॉन्सेप्ट है, हमारी बात को हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा इसी टाइप का पाइथागोरस थ्योरम लगाया, सॉल्व कर दिया, यहाँ दोनों का टेंजेंट बराबर है, उसका रेडियस पूछ रहा होगा, तो इजीली तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगाया। उसके बाद तुम्हारा सर्कल का अब ये सारे पाइथागोरस थ्योरम वाले इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा ये वाला क्वेश्चन, अब इस क्वेश्चन में ध्यान रखना कि तुम्हें एक चीज ध्यान रखनी है कि पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी, पेरीमीटर का मतलब क्या है कि पूरी लाइन की हाइट कितनी, तुम्हें पता है ये 6 है, ये 6 है, देखो कितना होगा, ये 6 है, तो तुम्हें पता है टेंजेंट बराबर होते हैं, सर्कल में टेंजेंट खींचाना, ये भी टेंजेंट है, ये भी टेंजेंट है, तो ये 6 है, तो ये भी 6 होगा, ठीक है। ये 5 दिया, तो इधर वाला टेंजेंट है, ये तो ये भी 5 होगा, मतलब ये भी 5 होगा, सीधा सीधी बात है, ये 5 होगा। ये 4 है, तो ये भी 4 होगा, तो कितना होगा तुम्हारा 4 4 8, 5 5 10 18,
और 6 6 12 तो 30 होगा, तो 30 आंसर हो जाएगा। 30 तुम्हारा 30 सेंटीमीटर पेरीमीटर हो। देखो जब भी कोई लाइन जितना ये है उतना ये होगा, किसी भी सर्कल से जब खिंचा हुआ रहेगा। तो ये वाला भी तुम्हारा सेम है, असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आराम से तुम कर लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, फिर असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन आराम से कर लोगे। फिर ये ट्रायंगल रिलेशन लगा कि यहाँ 90 है, यहाँ 30 डिग्री दिया, कुछ निकालने बोलोगे आराम से निकालोगे। ये 90 जब भी ट्रायंगल कहीं कहीं से पास होता है वो 90 पे पास होता है, तो ये तुम्हें पता ही, सीधा निकाल लोगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सारे क्वेश्चन आएंगे। अब उस तुम्हारा आएगा एरिया रिलेटेड टू सर्कल, बिल्कुल ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, 5 नंबर का आता है भाई, इससे आराम से नंबर बनेंगे। इसमें तुम्हें कुछ चीजें फाइंड करनी आती है, मेरी बात को समझना। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का मतलब क्या होता है, सेक्टर का मतलब ये वाला पार्ट, केक को जब कोई कट करता है ना, इसको इस तरीके से, इसको सेक्टर बोलते हैं। एरिया ऑफ सेगमेंट, सेगमेंट इस तरीके से कट करता है ऊपर से, उसको सेगमेंट बोलते हैं। और लेंथ ऑफ आर्क, जो सेक्टर का नीचे वाला लेंथ कितना है, उसको हम लोग ये बोलते हैं। मान के चलो ये तुम्हारा बर्थडे का केक है, ठीक है, बर्थडे का केक है। अब इसको तुम्हारी मम्मी आई, मम्मी ने इस तरीके से काट दिया, मम्मी ने जो छोटा वाला पार्ट काट के तुम्हें खिलाया है, इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। जब इसको लंबे तरीके से काटते हैं, चांद की तरह काटते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा। अब जब इसको काटा तो ये जो बड़ा वाला पार्ट तुम्हारी मम्मी के पास बच गया, वो तुम्हारा की मेजर है। मेजर मतलब पता है, तो तुम्हें बड़ा होता है, मेजर का मतलब मेजर सेगमेंट बोल गया। और जो छोटा वाला पार्ट तुम्हें खिलाया वो तुम्हारा माइनर है। देखिए कि लग रहा है छोटा है तो मतलब माइनर होगा, तो इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं। समझ रहे बात को, तो मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट। इसी तरह सेक्टर है, तो ये तुम्हारा मान के चलो तुम्हारे पापा आए, फिर अब पापा ने बोला कि नहीं मैं केक ऐसे काटूंगा, तो केक तुमने इन्होंने ऐसे लिया, ऐसे काट दिया, ठीक है, इस तरीके से काट दिया। अब ये तुम्हारा सेक्टर हो गया, तो ये तुम्हारा माइनर सेक्टर हो गया, ये छोटा वाला है माइनर सेक्टर हो गया। ये जो बचा हुआ है तुम्हारा मेजर सेक्टर हो गया। अब हम लोग चालाकी क्या करते हैं ना, यहां सर्कल के एरिया से, जब अब तुम्हें बोलेगा कि माइनर सेगमेंट निकालो, तो तुम आराम से माइनर वाला निकालोगे, इसका एरिया तुम्हें निकालने का फॉर्मूला दिया हुआ है। अब बोलेगा तुम्हें मेजर सेगमेंट का एरिया निकालो, तुम क्या करते हो, सर्कल के पूरे एरिया से अगर छोटा वाला माइनस कर दोगे तो ये वाला बच जाएगा, ये एरिया बच जाएगा। तो ये एरिया तुम्हें इस तरीके से निकाला जाता है। समझ रहे बात को, इस तरीके से निकाला जाता है। अब लेंथ ऑफ आर्क, उसका कुछ फॉर्मूला भी इसमें इन्वॉल्व होता है। तुम्हारा एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर, उसका एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मैंने तुम्हें बताया। उसका एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर। तो ये कभी कभी आता है, तो ये 4 फॉर्मूला तुम्हें याद रखने हैं। समझ रहे बात को। सबसे पहले एरिया ऑफ सर्कल आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर एक ही चीज होती है। पेरीमीटर का मतलब पेरीमीटर को सर्कल के जब कोई गोल चीज का पेरीमीटर नापता है तो उसको सर्कमफेरेंस हम लोग बोल देते हैं। तो पेरीमीटर और सर्कमफेरेंस एक ही चीज है। पेरीमीटर का मतलब क्या कि यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या है, कितना है, तो उसको हम लोग पेरीमीटर बोलते हैं। समझ बात को, इस तरीके से तुम करोगे। अब क्या क्या चीजें निकालनी है, लेंथ ऑफ आर्क, तुम्हारा आर्क, अब तुम्हारे फादर ने जो सेक्टर काटा उसका जो आर्क होता है नीचे वाला, उसको लेंथ ऑफ आर्क हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो वो कैसे निकलेगा वो हम लोग डिस्कस करेंगे अब आगे तुम्हारा क्या, अब तुम्हारा एक कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 से, ये तो एकदम आएगा भाई, कन्फर्म है, लिखवा लो भाई, गारंटी है ये क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में एकदम आने वाला भाई, हर साल ये क्वेश्चन आ रहा है। तो ये भाई एरिया रिलेटेड टू सर्कल से ये क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से देख लो भाई, 3 नंबर तुम पकड़वा लो एकदम एकदम तुम्हारे बोर्ड के पेपर में 3 नंबर का आ गया, तुम इसको रट लो, लिख लो, कहीं एकदम आएगा ये पेपर में, गारंटी, ठीक है। तो इसमें तुम्हारा क्या है, कॉर्ड ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर, सबटेंड एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री ही सबटेंड करता है। जब तुम्हारा स्टैंडर्ड का पेपर में बता रहा था तो वहां पर 60 डिग्री इंजन कर रहा है, यहाँ 90 डिग्री कर रहा है। तो अब तुम्हें क्या है, रेडियस दिया हुआ है और थीटा दिया हुआ, तुम वैल्यू निकाल के तुम क्या बोल रहा है कि फाइंड द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट। तो बस तुम्हें क्या है कि यहां पर वैल्यू पुट करनी है। यहां पर तुम्हें क्या बोल रहा है कि सेगमेंट का एरिया पूछ रहा है, तो थीटा बाय 360 पाई आर की वैल्यू दी हुई, थीटा की वैल्यू दी, आराम से निकाल लोगे। समझ रहे बात को, तो इजीली निकल जाएगा तुम्हारा। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी तुम्हें यहां पर निकालना पड़ेगा अगर तुम्हें बोलेगा तो, लेकिन यहां पर एरिया ऑफ ट्रायंगल, यहां पर एरिया ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकल रहा है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ इंटू बेस इंटू हाइट निकालोगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट निकालोगे और मेजर के लिए क्या करोगे, सर्कल के एरिया से माइनस कर दोगे, सीधा सीधी निकल जाएगा तुम्हारा। समझ रहे बात को, उस तरीके से वो फॉर्मूला, ये फॉर्मूला बस याद रखना, ये कैसे पुट हो रहा है, एक बार पुट करने सीख जाओगे हो जाएगा। मैंने वहां करके दिखा दिया। एरिया ऑफ ट्रायंगल भी यूज करना पड़ता है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल सेगमेंट, अगर तुम्हें सेक्टर निकालना रहता है, कभी भी सेगमेंट निकालना, जैसे यहाँ पर एरिया ऑफ सेगमेंट पूछा होगा, सेगमेंट पूछा है, तो सेगमेंट का मतलब क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल। जैसे मान के चलो ये वाला सेक्टर है, तो पहले सेक्टर का पूरा निकाल लिया। अब सेक्टर के एरिया, इस तरह का सेक्टर, यही सेक्टर के एरिया से ये ट्रायंगल का एरिया अगर माइनस कर देंगे तो सेगमेंट का एरिया बच जाएगा। तो वही चीज यहां पर की हुई है। समझ रहे बात को, तो सेक्टर थोड़ा इजी पड़ता है। समझ रहे बात को, ये तुम्हारा सेगमेंट था तो ये वाला आता है तुम्हारे पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। फिर बोल रहा है कॉर्ड ऑफ अ रेडियस, तुम्हें एंगल दिया हुआ 60 डिग्री, फाइंड द आल्सो फाइंड द एरिया ऑफ सेगमेंट पूछ रहा है, फिर सेगमेंट ऑफ एरिया पूछ रहा है, तो फिर यहां से एरिया ऑफ सेगमेंट आराम से निकाल दोगे फॉर्मूला से, कोई दिक्कत नहीं है, मेजर माइनर। फिर यहां पूछ रहा है लेंथ ऑफ अ मिनट क्लॉक, मिनट क्लॉक वाला लेंथ पूछ रहा है कि कितना घसकेगा 5 मिनट में। तो यहां पर तुम्हें पता है कि टोटल एक क्लॉक है मान के चलो, तो टोटल डायरेक्शन कितना घूमता होगा, 360 डिग्री घूमता होगा, तो 5 मिनट में कितना घूमेगा। तो तुम्हें पता है कि हर घंटे में ये 12 बार ऐसे घस सकता है, तो उसको 12 से तुम डिवाइड कर दोगे तो यार 30 तुम्हारा आ जाएगा। तो 30 डिग्री 5 मिनट घूमता, तो तुम्हें थीटा मिल गया, थीटा मिल गया। अब तुम्हें यहाँ पर रेडियस दिया हुआ है, रेडियस 14 सेंटीमीटर दिया हुआ है, रेडियस और थीटा से तुम आराम से निकाल सकते हो। तो यहां पर पूछ रहा है कि एरिया कितना स्विफ्ट होगा, तो एरिया ही पूछ रहा है, तो यहां 30 डिग्री में कितना एरिया निकालेगा, तो भाई एरिया ऑफ वेक्टर तुम्हें सेगमेंट पूछ रहा है। समझ रहे बात को, एरिया ऑफ सेक्टर पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ सेक्टर आराम से तुम इस तरीके से निकालोगे, वही तरीका वही चीज बन रही है। फिर एक कॉर्ड ऑफ अ डायमीटर, वही वाला तुम्हारा एरिया ऑफ सेक्टर फिर वैसे ही निकालने तुम्हें आया,
ठीक है। फिर तुम्हारा यहाँ पर आएगा हॉर्स स्ट्राइड। अब किसी हॉर्स को बांध दिया गया है किसी ट्रायंगल पे, अब ये कोई ट्रायंगल है इस तरीके का, ठीक है। अब बोल रहा है कि कितना एरिया बचेगा, अभी ये हॉर्स इतना ग्रेस कर लेता है, तो ये एरिया तुम्हें निकाल के बताना है यहाँ पे। तो ये इस तरीके से ये एरिया निकाल के बताना, तो आराम से तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्रायंगल से उसको माइनस करोगे, निकल जाएगा, ठीक है। तो इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते आगे, तुम्हारा क्या है, ये स्कूल है। अब यहाँ पर अब ये देख के हार्ड लग रहा है, ये कोई रंगोली कंपटीशन हुआ। अब यहाँ पर कुछ चीजें तुम्हें पूछा जा रहा है। पहला पूछा गया व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर तुम आराम से निकाल लोगे, साइड का स्क्वायर होता है, सीधा निकाल लोगे, जो तुम्हें साइड दिया उसका स्क्वायर करके एरिया ऑफ स्क्वायर निकल के। सेकंड पूछा है कि फाइंड द एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल निकालने नहीं लोगे, पाई आर स्क्वायर निकल गया एरिया ऑफ सर्कल। उसके बाद बोल रहा है कि द एरिया ऑफ सर्कल एंड 4 क्वाड्रेंट, इफ एरिया ऑफ सर्कल एंड 4 क्वाड्रेंट आर कट ऑफ। ये सर्कल को और इसको काट दिया, तो तुम्हारा क्या होगा, तो 2 सर्कल का एरिया से तुम स्क्वायर को माइनस कर दोगे तो निकल जाएगा। तो इस तरीके से सारे माइनस करके निकाल, तीनों तुम आराम से बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं। देख के हार्ड लग रहा, हार्ड है नहीं, ठीक है। उसका सेम ऐसा ही है, ये वाला भी एकदम मैंने जो तुम्हें घड़ी वाला बताया उसी टाइप का कर लेना भाई, बेसिक में आया है ये क्वेश्चन, तो कर लेना, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे तुम्हारा यही वाला, अब तुम्हें बोला पेरीमीटर पूछ रहा है इसका। पेरीमीटर मैंने बोला सरकमफेरेंस। अब पेरीमीटर का मतलब क्या, पूरा एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछ रहा है, पूरा शेडेड जो है। अब फंसाने के लिए है एरिया। पेरीमीटर का मतलब क्या है, यहाँ आर में जोड़ूंगा, फिर मैं ये वाला आर जोड़ूंगा, फिर मैं क्या करूंगा, ये एल जोड़ूंगा, तो एल 2RL, तो ये वाला तुम्हारा ए नहीं होगा, ये तो फंसाने के लिए दिया, तो ये वाला तुम्हारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से रेशियो वगैरह पूछता है यहाँ पर, फॉर्मुला बेस्ड क्वेश्चन जो मैंने तुम्हें फॉर्मुलाज बताया सरकमफेरेंस वगैरह, वो यहाँ पर तुम्हें काम आएंगे। तो ये सारे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, पहले स्क्रीनशॉट ले लो। सबसे पहले हेमिस्फेयर का फॉर्मूला तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया और बेस, तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और बेस, और वॉल्यूम हमेशा निकालने आता है, ध्यान रखना। कभी भी किसी चीज का तुम्हें आएगा ना, वॉल्यूम निकालने आएगा। और जरा कौन सा आता है, हेमिस्फेयर और ये सिलेंडर। हेमिस्फेयर सिलेंडर कौन, जो येलो कलर में दिया वो ज्यादा आता है, ये नीचे वाला कम आता है, मेरी बात को समझना। एक चीज तुम्हें ध्यान रखनी, कभी भी किसी चीज का कर्व सरफेस एरिया निकालने बोलेगा तो कर्व सरफेस एरिया का मतलब ये वाला एरिया होता है, ठीक है। जैसे टोटल सरफेस एरिया अगर बोले तो टोटल सरफेस एरिया का मतलब ऊपर वाला भी एरिया होता है। तो तुम क्या करोगे, उससे पाई आर स्क्वायर जोड़ दोगे। पाई आर स्क्वायर इसका एरिया होता है, गोल वाला ढक्कन का, तो यहाँ पर पाई स्क्वायर इसको जोड़ोगे, यहाँ पर नीचे वाले को जोड़ोगे तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ दोगे तो तुम्हारा टोटल हो जाएगा। कर्व का मतलब सिर्फ कर्व वाला, ऊपर से मतलब खाली है, और ऊपर का भी जोड़ना तो पाई आर स्क्वायर तुम्हें जोड़ना। जैसे यहाँ पर इसका कर्व सरफेस एरिया मैं बोलूंगा, तो कर्व सरफेस एरिया इसका क्या होता है, ये 2 पाई आर स्क्वायर होता है इसका कर्व सरफेस एरिया टोटल। अब मैं बोलूंगा इसका टोटल बता रहा हूं हेमिस्फेयर का, तो ऊपर वाला मैं पाई आर स्क्वायर बस इसका जोड़ दूंगा, ढक्कन का एरिया जोड़ दूंगा, पाई आर स्क्वायर जोड़ दूंगा, तो इसका टोटल आ जाएगा। तो टोटल पाई आर स्क्वायर, देखो इसका कर्व सरफेस 2 पाई आर स्क्वायर है, और टोटल कितना 3 पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई आर स्क्वायर इसमें जोड़ा है। इसमें ऐसे ही सिलेंडर में तुम्हारा होता है, ऐसे ही कोन में होता है कि कर्व सरफेस एरिया पाई आर है, इसमें तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा नीचे वाला अगर जोड़ दोगे पाई आर स्क्वायर तो तुम्हारा टोटल आ जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा होता है सर्कल वाले केस में। इन जनरल एक ही ऊपर वाले केस आते हैं, और तुम्हारा ये तुम्हें याद करके रहना, इन जनरल वॉल्यूम निकालने आता है। तो ये सारे तुम देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो, फिर हम लोग आगे बात करते हैं, ठीक है। आगे तुम्हारा पूछेगा कि एक टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन सरमाउंटेड बाय हेमिस्फेयर। अब कोई हेमिस्फेयर का टॉय है, अब बोल रहा है इसका वॉल्यूम निकाल दो। तो वॉल्यूम तुम क्या करोगे, ये पहले हेमिस्फेयर का वॉल्यूम निकालोगे, फिर कोन का वॉल्यूम निकालोगे, तुम्हारा टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, इजीली ये क्वेश्चन एकदम आएगा भाई। ये टॉय वाला क्वेश्चन बिल्कुल बिल्कुल कन्फर्म है भाई, इस टाइप का क्वेश्चन हर साल बेसिक में आता है, और इस बार भी तुम पकड़ के रखोगे भाई 5 नंबर का ये टॉय वाला क्वेश्चन तुम्हारे बेसिक के पेपर में 2026 के पेपर में डायरेक्ट नजर आएगा भाई। इसको तुम कर लो एकदम, तुम्हारा ये वॉल्यूम निकालने आएगा। बहुत साल से ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है, ये आइसक्रीम वाला क्वेश्चन एकदम आ रहा है तुम्हारा, तो इस बार भी तुम समझ लेना एकदम आएगा, ठीक है। तो एकदम इस टाइप का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर का आता है। फिर आगे आते आगे तुम्हारा भी इसी तरीका का, इसी तरीके से तुम्हें निकालना है। स्पेयर को उल्टा कर दिया इस बार, तो एरिया पूछ रहा है, टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है, आराम से निकाल लोगे, और सॉल्यूशन मैंने दे दिया, कोई दिक्कत नहीं, यही सारे क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं, ठीक है। आगे तुम्हारा जूस ऑफ ग्लास। अब जूस ग्लास में बोल रहा है इसका वॉल्यूम पूछेगा। अब यहाँ पर से यहाँ ना स्पेयर का वॉल्यूम घटा देना, क्योंकि ग्लास के नीचे ना इतना सा कांच रहता है तो जूस कम हो जाता है। तो यहाँ पर क्या करना है, घटा देना है, समझ रहे बात को। तो टोटल सरफेस एरिया तुम्हें ग्लास का वॉल्यूम घटा देना। बोल रहा है रेडियस ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर। अब यहाँ पर कुछ और कैपेसिटी ऑफ ग्लास पूछ रहा, तो वही मैंने क्या बोला कि वो हेमिस्फीयर वाला एरिया माइनस कर देना, तो वो तुम्हारा निकल जाएगा। यहाँ माइनस किया हुआ हेमिस्फीयर वाला एरिया, तो इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टिक लगती है। उसके अलावा तुम्हारा देखो इन जनरल तुम देख रहे हो क्वेश्चन, जितने क्वेश्चन तुम्हारे आ रहे हैं हेमिस्फीयर और तुम्हारा सिलेंडर से रिलेटेड, सारे वैसे ही क्वेश्चन बनते हैं सीबीएसई में, मैं क्लियर बता रहा हूं, तो वही मैं दे रहा हूं। ये भी तुम्हारा सेम निकाल लोगे इजीली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कैप्सूल टाइप का क्वेश्चन, फिर ये भी तुम्हारा वही आधा कैप्सूल वाला क्वेश्चन सीधा सीधे निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं। वॉल्यूम पूछता है, इन जनरल वॉल्यूम पूछता है, ठीक है। फिर ये वाला भी क्वेश्चन इजीली तुम निकाल लोगे। वॉल्यूम और सिलेंडर का, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर और सिलेंडर का तुम्हारा पहले बोल रहा है रेशियो पूछ रहा है, और यहाँ पर टोटल सरफेस एरिया वॉल्यूम पूछ रहा है, इजीली निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये सारे क्वेश्चन आने वाले भाई, बिल्कुल कर लेना। ये वाला भी एकदम अलग है थोड़ा सा, ये क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल सरफेस एरिया पूछ रहा है। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और तुम्हारा हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया, दोनों को तुम ऐड करोगे, मतलब इसका कर्व सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया और हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया तुम्हें ऐड करना। ये नीचे वाला नहीं कर देना भाई, नहीं तो फिर तो ये बीच में आ जाएगा, तो इससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा इसका टोटल सरफेस एरिया और इसका तुम्हारा कर्व सरफेस एरिया ऐसे ऐड करो, निकल जाएगा, ठीक है। ये तुम्हारा सेम सोल्यूशन दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
आगे तुम्हारा क्या है, अब ये वाला इस टाइप का क्वेश्चन, तो अब इसमें तुम्हें यही करना है, ये सिलेंडर का एरिया निकाल दिया और इनका एरिया तुम्हें माइनस कर देना। तो इसका तुम्हें पूछ रहा है, वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इसका वॉल्यूम तुम्हें निकालना सिलेंडर का और इन दोनों का वॉल्यूम तुम्हें माइनस कर देना, तब ना तुम्हें अंदर का वॉल्यूम पता चलेगा। तो अंदर का वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इस तरीके से तुम इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़, अब आगे तुम्हारा क्या, आगे तुम्हारे कुछ एमसीक्यूज है भाई, इसको फॉर्मुला बेस्ड एमसीक्यू जल्दी लिख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, इजीली कर लोगे तुम, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये सारे एमसीक्यूज अच्छे से करना, सारे आते हैं, तो सारे फॉर्मुला बेस्ड एमसीक्यू ज्यादा इससे आते नहीं है, पर एक फंस सकता है, ठीक है। अब तुम्हारा क्या स्टैटिस्टिक्स पे हम लोग आते हैं भाई, सबसे इजी चैप्टर 7 नंबर का जो तुम्हारा आ रहा है, मेरी बात को समझना, जिससे आराम से तुम्हें नंबर मिलेंगे। इसमें कुछ फॉर्मुलाज होते हैं, पहले तुम्हें मीन निकालने बोलेगा, इसमें 3 फॉर्मुला होता है, डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और तुम्हारा स्टेप डेविएशन मेथड, ये 3 मेथड से निकलता है, ये दिया हुआ है। फिर मोड निकालने आता है, ये फॉर्मुला और ये क्या क्या चीजें इसमें है, एल क्या है, एम क्या, सारे दिए हुए हैं। फिर तुम्हारा क्या मीडियम निकालने आता है, ये तुम्हें दिया हुआ। तो इन जनरल तुम्हारा मीन और मोड साथ में आता है, मीडियन अलग से आता है, मीडियन में थोड़ा झमेला है। तो ये सारे फॉर्मुला दिए हुए हैं, तुम देख लो क्या क्या फॉर्मुला। अब हम लोग देखते हैं कि क्या क्या चीजें इसमें आती है, मेरी बात को समझना। अब पहले तुम्हें बोलेगा कि फाइंड मीन एंड मोड, तो मीन एंड मोड निकालेंगे तुम्हें सीधा क्या बोलता है कि मीन किसी मेथड से निकाले, अब यहाँ स्टेप डेविएशन से निकाला है, एक्सआई का यूज किया हुआ है, तो स्टेप डेविएशन वाले फॉर्मुला से सीधा मीन निकाल लिया तुमने। तो ये डायरेक्ट मेथड से निकालोगे, इजी रहेगा, ये सारे मेथड भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, जब तक बोले नहीं ट्राई करना डायरेक्ट मेथड से निकालो, कभी बोल देता है स्टेप डेविएशन से निकालना है, तो मीन और मोड निकालने बोला, दोनों निकाल लिया तुमने, ये फॉर्मुला मोड का फॉर्मुला, वो मीन का फॉर्मुला, दोनों निकाल लिया, ठीक है। अब तुम आगे देखोगे, अब यहाँ पर भी आगे देखोगे मीन निकालने बोला, तो मीन तुमने यहाँ पर सीधा डायरेक्ट मेथड से सीधा मीन निकाला, यहाँ डायरेक्ट मेथड का फॉर्मुला लगाया, मीन निकाल लिया सीधा, एफ आई एक्स आई सीधा मीन निकाल लिया। तो ये मीन निकालने तुम्हें आता है, देखो मीन बोला कि फाइंड द मीन ऑफ डेली एक्सपेंडिचर एंड ऑल्सो मोड, मोड भी पूछा है इसमें, तो ये 5 नंबर का तुम्हारा आता है, इसलिए मोड भी पूछ लिया है। तो मीन और मोड दोनों पूछता है ये 5 नंबर वाले में, ठीक है। तो ये 5 नंबर का आता, समझ के रखना, 5 नंबर का तुम्हारा एक मीन और मोड निकालने आएगा या तुम्हारा मीडियन निकालने आएगा, ठीक है, सीधी सी बात है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या, फाइंड द इंफॉर्मेशन ऑफ लाइफ टाइम आवर्स ऑफ नियॉन लैंप्स, नियॉन लैंप का पूरा है। अब बोल रहा है कि फाइंड द मीडियन ऑफ, बोल रहा है अब मीडियन निकालने इसमें बोलता है, मीडियन निकालने बोलेगा थोड़ा सा उसमें लफड़ा होता है, इस फ्रीक्वेंसी को तुम्हें कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद तुम क्या मीडियन निकाल सकते हो। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे कन्वर्ट करोगे, ये तुम्हारा फ्रीक्वेंसी एफ दिया हुआ है, इसको सीएफ में तुम्हें कन्वर्ट करना, कैसे कन्वर्ट करते हो तुम्हें पता होगा कि 10 का 10 पहले तुम लिखोगे, मैं ट्रिक बता दे रहा हूं, 10 का 10 लिखोगे, 10 का 10 तुमने सीधा लिखा, उसके बाद तुम ऐसे तिरछा होगे, इसको ऐड करोगे, तो 10 और 10 और 35 कितना होगा, इसको ऐसे 10 का 10 सीधा लिखा, फिर ऐसे तिरछा होगे, इसको और इसको ऐड करोगे, तो कितना हो गया तुम्हारा 45। फिर तुम यहाँ पर तिरछा होगे, फिर इसको और इसको ऐड करोगे, 45 और 52 तुम्हारा कितना हो गया 97, ठीक है 97। फिर तुम यहाँ तिरछा होगे, फिर इसको और इसको ऐड करोगे, फिर तुम्हारा 158 हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम यहाँ से ऐसे फिर तिरछा होगे, फिर इसको और इसको ऐड करोगे, तो 138 58 तुम्हारा 66 हो जाएगा और 30, तो तुम्हारा हो जाएगा 196 हो जाएगा तुम्हारा। और फिर यहाँ से तिरछा के इसको ऐड करोगे, तो तुम्हारा क्या 29, तो तुम्हारा 225 हो जाएगा। तो यही वाला तुम्हारा आया है, देखो 196 225, तो यही वाला तुम्हारा क्या सीएफ। अब सीएफ में भी तुम्हारा क्या है ना, एक तुम्हारा सबसे लास्ट वाला वैल्यू जो रहती है, सबसे लास्ट वाली जो वैल्यू रहती है, इसको हम लोग n बोलते हैं, इसको हाईएस्ट तुम्हारा सीएफ बोलते हैं वैल्यू। इसको अब इसमें n/2 की वैल्यू तुम्हें चाहिए होती है, n/2 की, तब भी मीडियन क्लास निकलता है, n/2 की वैल्यू चाहिए, 225/2 की वैल्यू भी चाहिए होती है तुम्हें। 225/2 तुम्हारा क्या होता है, बहुत सारे एमसीक्यू से पूछते हैं, इसको बोलते हैं, इसका 112.5 तुम्हारा इसका आएगा। अब इससे जो हाईएस्ट, ये जो तुम्हारा हाईएस्ट, इससे जो तुम्हारा हाईएस्ट ग्रेटर सीएफ रहता है, उसका जो क्लास रहता है वो तुम्हारा मीडियन क्लास रहता है। अभी 112.5 से तुम्हारा हाईएस्ट कौन सा है, 112 पॉइंट से अगला हाईएस्ट तो 158 है, तो इसका जो क्लास है ये वाला, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा मीडियन क्लास, तो ये तुम्हारा काम आता है कई बार, तो इसमें मीडियन क्लास वगैरह सारी चीजें पूछता है, इससे तुम्हारा थोड़ा सा हार्ड रहता है, तो मैंने समझा दिया जितना समझा सकता है, ठीक है। इस तरीके से ही निकलता है। फिर यहाँ पर भी यही सारी चीजें पूछ रहा है, मीडियन क्लास वगैरह पूछ रहा है, तो मिडिल क्लास पूछेगा जब भी, तो 5 नंबर का सवाल बनता है तुम्हारा, पूछ लेता है इन जनरल, ठीक है। मीन नहीं पूछेगा, मिडिल क्लास पूछ लेगा। यहाँ पर भी तुम्हारा मीन पूछ रहा है, आराम से निकाल लोगे। अब फिर आगे तुम्हारा क्या है, केस स्टडी क्वेश्चन है, कभी कभी केस स्टडी आता है पर इंपॉर्टेंट, कभी आ जाएगा तुम्हें दिक्कत हो जाएगी, तो केस स्टडी वाला क्वेश्चन भी एक करके रखना। सिंपल पूछ रहा है, राइट द मीडियन क्लास ऑफ द डाटा, मीडियन क्लास मैंने तुम्हें अभी निकालने सिखाया था, उसका तुम्हारा क्या बोलता है कि मीडियन ऑफ डाटा, मीडियन निकालने बोला, सीधा फॉर्मुला से निकालोगे। उसका तुम्हारा क्या मॉडल क्लास निकालने बोल रहा है, मोड निकालने बोल रहा है। मॉडल क्लास का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, कभी भी किसी की हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी रहती है उसको मॉडल क्लास बोलते हैं। ऐसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के क्लास को मॉडल क्लास बोलते हैं। जैसे यहाँ पर तुम्हारा क्या सबसे हाईएस्ट कौन सा 12, तो इसका मॉडल क्लास तुम्हारा होगा 100 and 110, ठीक है, तो इसका ये मॉडल क्लास हो जाएगा। समझ बात को, तो ये तुम्हारा रहता है, तो इस तरीके से तुम इजीली निकाल सकते हो। हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर एक तुम्हारा आता है मिडिल क्लास निकालने, जिसे मैंने तुम्हें बोला था n/2। मिडिल क्लास तुम्हारा क्या होता है, n/2, n तुम्हारा क्या हाईएस्ट सीएफ, तो n/2 का नियरेस्ट ग्रेटर सीएफ का अपर लिमिट लोअर लिमिट, जो मैंने तुम्हें समझाया था अभी, ठीक है। तो इजीली तुम निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, इजीली निकलेगा। मैं तुम्हें करके दिखाऊंगा, थोड़ा सा टाइम लगेगा। मिडिल क्लास तुम इजीली निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या है, अब कुछ फॉर्मूला से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं कि 3 मीडियन, एक फॉर्मूला याद रखना, 3 मीडियन इज इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ठीक है, ये याद रखना। अब तुम्हें दे दिया जाएगा कि मीन एंड मीडियन तुम्हें दिया हुआ है, अब बोलेगा तुम्हें क्या मोड निकाल दो, तो ये फॉर्मूला डाल के तुम आराम से निकाल दोगे। फिर ये वाला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन इज गिवन डाटा, विच ऑफ द फॉलोइंग डिपेंड्स ऑन ऑल ऑब्जर्वेशन ऑफ डाटा, तो सारा पे डिपेंड कौन सा रहता है, मीन। ये तुम्हें मीन का मतलब पता, सबको जोड़ के डिवाइड करना रहता है, तो इसको मीन बोलते हैं। विच मोड ऑफ अ नंबर, अब मोड का मतलब क्या होता है ना, एक चीज जानना है, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है कोई नंबर में। अब तुम्हें कोई नंबर दे दिया, बोलेगा इसका मोड निकालो, कैसे तुम निकालोगे,
जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है, ये नहीं कि फॉर्मूला लगाने लग जाओ, इसमें फॉर्मूला नहीं, जो सबसे ज्यादा बार रिपीट हो रहा है वो मोड होगा। तो ये संख्या में सबसे ज्यादा बार 4 रिपीट हो रहा है, मतलब ये मोड है, ठीक है, तो उसको हम लोग मोड बोलते हैं, ठीक है। मीडियन का मतलब क्या है, जो संख्या है इसका बीच वाला कौन सा, जैसे इसमें मान के चलो 10 नंबर, 10 का बीच वाला कौन सा, तो जो बीच रहेगा वो मीडियन रहेगा। और मीन का मतलब क्या है, सबको जोड़कर डिवाइड कर दे जितने नंबर है, तो उसको मीन, अर्थमेटिक मीन, सबको जोड़कर एवरेज को मीन बोलते हैं, समझ रहे हो। तो इस तरीके से तुम निकाल सकते हो। आगे तुम्हारा क्या कि क्लास मार्क पूछ रहा है। क्लास मार्क का मतलब क्या होता है, बीच वाली कोई फ्रीक्वेंसी तुम पकड़ोगे, बीच वाली पकड़ोगे, ठीक है, बीच वाली पकड़ा। अब इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट जोड़ के 2 से डिवाइड करें, 55 और 75, तो 70 को जोड़ा तो तुम्हारा 55 और 70 को तुमने जोड़ा, बीच वाली को पकड़ा, 70 को जोड़ा, ठीक है, और इसको 2 से डिवाइड कर दिया, तुम्हारा क्या हो जाएगा, 62.5 आ जाएगा तुम्हारा। तो यही तुम्हारा होगा, ठीक है, 62.5 हो जाएगा। तो ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर तुम्हारा पूरा विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ रन्स सम बैट्समैन, अब बोल रहा है लोअर लिमिट ऑफ अ मॉडल क्लास। मॉडल क्लास मैंने तुम्हें बोला था हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी ये है तुम्हारा, इसका लोअर लिमिट, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, इसका लोअर लिमिट 4000 होता है, तो ये 4000 तो मैंने दे दिया, ठीक है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी को मॉडल क्लास बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब तुम्हारा आ गया प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ज्यादा नंबर नहीं, 5 नंबर का आता है। मेरी बात को समझ लेना, कुछ चीजें यहाँ पर कुछ कंडीशन आती है, ध्यान समझ लेना, इससे बाहर तुम्हारा कुछ नहीं आएगा, मेरी बात को समझो। कुछ कंडीशन है तुम्हारा, पहला तुम्हारा बैग कंटेन बॉल, कोई बैग रहेगा उसमें हो सकता है रेड बॉल रहे, ग्रीन रहे, ब्लू रहे, ये पहला कंडीशन बन सकता है, इतनी कंडीशन पे क्वेश्चन बनते हैं। दूसरा तुम्हारा 52 प्लेइंग कार्ड्स रहते हैं, प्लेइंग कार्ड्स उसमें तुम्हारा किंग, क्वीन और जैक रहते हैं। अब किंग, क्वीन और जैक तीनों ये सब चर्चा रहते हैं, इन चारों को, ये 4 किंग, 4 क्वीन और 4 जैक, इन चारों को मिला के मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूं, इन चारों को मिला के तुम्हें फेस कार्ड बोलते हैं। किंग, क्वीन और जैक तीनों को मिलाकर कभी कभी फेस कार्ड बोलते हैं, तो किंग, क्वीन, जैक तीनों को मिलाकर उसको फेस कार्ड बोलते हैं। 4 तुम्हारा एस रहता है जिसको इक्का बोलते हैं, और किसी भी कार्ड में, पत्ती में 52 कार्ड रहता है, 52 में से तुम्हारा 26 रेड रहता है और 26 ब्लैक रहता है, ठीक है। इन 26 में भी 13 तुम्हारा हार्ट रहता है, 13 डायमंड रहता है, मिला के 26 हो गया, और इन 26 में 13 क्लब रहता है और 13 स्पेड रहता है, ठीक है। अब इसमें सब एक एक रहता है, एक एस रहता है, एक इक्का रहता है, सब एक एक रहता है, तो टोटल मिला के चारों को मिला के 4 होता है। जो खेलते हैं वो जानते होंगे, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा डाइस थ्रोन, एक डाइस थ्रोन हो सकता है, 2 हो सकता है, दोनों डाइस थ्रोन, उसका सैंपल स्पेस चाहिए होता है। उसके बाद कॉइन टॉस, कोई कॉइन टॉस होता है, उसका सैंपल स्पेस चाहिए होता है, कोई कॉइन को टॉस करते हैं उसका भी सैंपल स्पेस चाहिए होता है। फिर एक होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, तुम्हें पता है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम टू ई अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम। अब एक और क्वेश्चन आता है कि पी नॉट ई, पी के ई के ऊपर जो ई लगा हुआ ना, मान के चलो कोई प्रोबेबिलिटी है कि मान के चलो आज तुम गेम जीतोगे, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तुम्हारा क्या है कि 1/2 है, 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी, अगर तुम गेम जीतोगे पी ई की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो पी नॉट ई, तुम गेम हारोगे, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, तो इसको हम लोग पी नॉट ई बोलते हैं, पी नॉट ई के ऊपर ऐसे लगाते हैं पी नॉट ई, तो इसको क्या बोलते हैं 1 माइनस जो पी की प्रोबेबिलिटी, 1 माइनस पी बोलते हैं हम लोग। तो जो तुम्हारी जीतने की प्रोबेबिलिटी इसको 1 से माइनस कर देते रहो, कितना 1 माइनस 1/2, तो मतलब जीतने की प्रोबेबिलिटी तुम्हारी हाफ है, तो हाफ जीतने की, हाफ हारने की, वो निकल गया। तो तुम हारोगे, जीतोगे इसकी जितनी है उसको 1 से माइनस कर देंगे, उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। तो पहले तो वो तरीका है तुम्हारा, ठीक है। अब कुछ एमसीक्यूज है, पहले एमसीक्यूज देख लो, इससे एमसीक्यू बहुत आते हैं। पहला तुम्हारा क्वेश्चन है, ब्लैक कार्ड लॉट फ्रॉम अ डेक ऑफ 52 कार्ड्स, रेस्ट ऑफ कार्ड्स आर सफल्ड एंड ड्रॉन फ्रॉम अ रैंडम फ्रॉम अवेलेबल कार्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ किंग ऑफ हार्ट्स। किंग ऑफ हार्ट तुम्हारा एक रहता है, एक कार्ड भुला गया, ऐसे यहां बोल रहा है, तो 52 से एक भुला गया तो 51 बचा, ठीक है। और किंग की प्रोबेबिलिटी क्या, एक है, एक ही है तुम्हारा, किंग ऑफ हार्ट बोल रहा है, तो मतलब तुम्हारा 1/51 तुम्हारा आंसर हो जाएगा। फिर डाइस रोल तुम्हारा क्या, तो ये भी तुम्हारा सेम हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा बोल रहा है कि ई इज एन इवेंट सच दैट पी इज इक्वल टू 0.1, देन पी नॉट ई क्या होगा, तो पी नॉट ई का तुम्हें पता है कि पी माइनस ई होता है, 1 माइनस पी होता है, तो 1 माइनस क्या बोलता है, पी नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस पी की वैल्यू क्या दी हुई है 0.1। तो बहुत बच्चा क्या करते हैं 0.99 लिख देंगे, जो यहाँ पर फंसाने के दे देंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर होगा 0.9 होगा, तो 0.9 तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पी नॉट ई की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, फिर कार्ड ड्रॉन क्या, अब ये क्वेश्चन इन जनरल आता है, रेड क्वीन तुम्हारा 2 होते हैं। पहले मेरी बात को समझो, एक तुम्हारा ये वाला, ठीक है, और एक तुम्हारा होता है हार्ट वाला, ठीक है। एक तुम्हारा स्पेड होता है, एक हार्ट होता है, स्पेड नहीं, इसको क्या बोलते हैं देखना होगा एक बार। ये तुम्हारा क्या डायमंड होता है, डायमंड, तो एक डायमंड होता है तुम्हारा हार्ट होता है, ये 2 होता है, बच्चा यही फंसता है, रेड क्वीन को एक समझ लेता है। अब बोल रहा था कार्ड ड्रॉन फ्रॉम वेल सेपरेट डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ रेड क्वीन कितना है, ठीक है, रेड क्वीन कितना है, तो 52 होंगे टोटल, मेरी बात को समझ, टोटल 50 होंगे। प्रोबेबिलिटी यहाँ पर फेवरेबल कितने 2 है, तो 1/26 हो जाएगा तुम्हारा, क्योंकि 2 कार्ड है टोटल 50, तो 1/26 तुम्हारा आंसर है। इस तरीके से ये वाला भी तुम्हारा पी नॉट ई वाला क्वेश्चन है। फिर डाइस वाला क्वेश्चन आराम से तुम निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद तो हम लोग आगे आएंगे, आगे तुम्हारा रैंडम एक्सपेरिमेंट। बोल रहा कि रैंडम एक्सपेरिमेंट थ्रोइंग अ डाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए श्योर इवेंट। श्योर मतलब एकदम आएंगे, जैसे ये क्वेश्चन एकदम आने वाले हैं, तो श्योर जो एकदम आएंगे, तो श्योर इवेंट क्या है, गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 से 6। ये श्योर नहीं, इससे ज्यादा ये श्योर है कि गेटिंग अ नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 7, कुछ भी आएगा डाइज में 1 से लेकर 6 तक ही आएगा, ठीक है। तो वो तुम्हारा ये ज्यादा श्योर है, ठीक है। गेटिंग अ नंबर बिटवीन 1 and 6 ये कुछ नहीं होता, ये वाला तुम्हारा सही है, ठीक है। तो ये तुम टिक मार दो, ये भी सही मारोगे तो ये भी गलत नहीं हो सकता, लेकिन सीबीएसई का आंसर ये वाला दिया हुआ, ठीक है।
अब बोला लेटर आर चूजन फ्रॉम रैंडम वर्ड ऑफ मैथमेटिक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी विल बी वोवेल। वोवेल का मतलब तुम्हें क्या होता है, तुम्हें पता ही होगा, A-E-I-O-U को हम लोग वोवेल बोलते हैं, ठीक है, A-I-O-U को वोवेल बोलते हैं। अब इसमें कितने वोवेल है, तो भाई टोटल 11 वर्ड है, 4 वोवेल है, तो ये 4/11 हो जाएगा तुम्हारा, ठीक, ये भी तुम्हारा सेम है। अब ये वाला भी तुम्हारा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन है, आराम से कर लोगे, कुछ क्वेश्चन आंसर्स पे आएंगे हम लोग, फिर ये वाला भी कार्ड ड्रॉन वाला इजीली कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग आगे आते हैं कुछ क्वेश्चन। अब बैक कंटेंट बॉल्स, मेरी बात को समझना, एक बैक कंटेंट बॉल, ये क्वेश्चन कैसे बनता है ध्यान देना, एकदम पेपर में एकदम आएगा एक बैग वाला क्वेश्चन। मेरी बात को समझना, कोई बैग तुम बना लो पहले, ठीक है, अब बोल रहा है, मेरी बात को समझना, मैं करके दिखा रहा हूं, 5 नंबर का आएगा प्रोबेबिलिटी से, इससे 3 नंबर का क्वेश्चन आता है। एक बैग कंटेंट 4 रेड, तो इसमें 4 रेड बोले, ऐसे मैंने तो 10th के आगे तक की प्रोबेबिलिटी पढ़ के, तो 12th की प्रोबेबिलिटी इतनी हार्ड रहती है ना भाई, ये सब क्वेश्चन तो हलवा रहता है हमारे लिए, इस लेवल की प्रोबेबिलिटी रहती है। अभी तुम बोलते ना प्रोबेबिलिटी इजी है, भाई वहां पे जाना, प्रोबेबिलिटी तुम्हें पता चलेगा क्या होती है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये तो बहुत इजी है कि तुमने क्या किया, बैक कंटेंट 4 रेड, तो मैंने 4 आर यहां बना दी, उस टाइम हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन बनाते हैं 12th के आगे, 12th में, तो 4 आर, तो रेड बॉल के हमने रिप्रेजेंट कर दिया, 4 आर एक बैग है, इसमें 4 आर डाल दिया, 5 वाइट डाल दिया, 5 वाइट बॉल डाल दी, ठीक है। उसके अलावा एंड येलो बॉल, अब हमें येलो नहीं पता, तो येलो की वैल्यू हम एन डाल देंगे, तो एन येलो बॉल होगी इसमें, ठीक है, एन येलो बॉल होगी, ठीक है। अब यहां पर बोल रहा है इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ रेड बॉल इज 1/5, तो रेड की प्रोबेबिलिटी 1/5, मेरी बात को समझो, तो रेड की प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, मेरी बात को समझो, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जो तुम्हारा है वो तुम्हारा 1/5 है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड 1/5 है, मेरी बात को समझो, तो रेड तुम्हारा टोटल दिया कितना 4 है, बट टोटल आउटकम तुम्हारा कितना है, तो 4 है प्लस 5 है प्लस तुम्हारा n जो हमने ले रखा, तो यहां से तुम n की वैल्यू निकाल सकते हो, n की वैल्यू तुम निकालोगे तो तुम्हारा n की वैल्यू आ जाएगी, n की वैल्यू निकालने के बाद तुम्हें येलो पता चलेगा, उसके बाद तुम क्या करोगे, आराम से निकाल सकते हो, इस तरीके से तुम आराम से निकाल लोगे, समझ बात को, n की वैल्यू निकालोगे, हो जाएगा तुम्हारा काम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, बैक कंटेंट 40 मार्क्स, फिर उसी टाइप का क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। फिर तुम्हारा इन अ प्राइमरी क्लास टीचर, अब क्लास टीचर है, अब इसमें कुछ नंबर दिए हुए, अब इसमें तुम्हें बताना है कौन सा नंबर उसने उठाया, तो इजीली पीजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। लो आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, ए लॉट कंसिस्ट ऑफ 200 पेन और 180 वही पेन वगैरह दिया हुआ, तुम सीधा प्रोबेबिलिटी निकालोगे, कोई दिक्कत नहीं, सारे क्वेश्चन आए हुए तो हल्के मत लेना, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अब ये तुम्हारा कॉइन टॉस वाला क्वेश्चन है, इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे तुम्हारा क्या है, अब ये फैमिली वाला क्वेश्चन है, अब ये थोड़ा प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ता है कि अब बोल रहा है स्ट्रक्चर और रिसेंट सर्वे ऑफ ईयर 51% फैमिली, परसेंट जब भी लगे तो मतलब क्या है तुम्हारा 51% का मतलब 51/100 होता है, एक चीज आना, ये वैल्यू 51/100, तो 51% ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैव नो चिल्ड्रन, 20% हैव चिल्ड्रन, तो सब में 51/100 लगे, तब भी तुम प्रोबेबिलिटी निकालो, बाय 100 लगा के निकालोगे, ठीक है। तो अब इससे कुछ प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, इजीली कर लोगे, अब तुम समझ गए, ठीक है, समझाऊंगा, टाइम जाएगा। इसी तरीके से ब्लड ग्रुप वाला क्वेश्चन है, तुम्हें सारा ब्लड ग्रुप दिया हुआ है, अब बोल रहा है टोटल ब्लड ग्रुप इतना है, ओ पॉजिटिव कितना है, ये कितना है, ये कितना, सारे ब्लड ग्रुप वाले क्वेश्चन दिए हुए, तो ये सारे तुम कर लोगे, इतना तुम कर लोगे भाई, तुम्हारे 70 आउट ऑफ 80 का यही वाले क्वेश्चन आएंगे। कांग्रेचुलेशन, तुम यहां तक अगर आ गए हो, बिल्कुल तुम बिल्कुल टॉप करने वाले, मैं गारंटी दे रहा हूं। इतने क्वेश्चन अगर तुम्हें समझ में नहीं, एक बार और कर लो, 70 आउट ऑफ 80 के क्वेश्चन तुम यही वाले आएंगे, समझ रहे हो बात को, जल्दी मेरे को बताना पड़ा तो थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, उसके लिए माफ करना, पर सारे क्वेश्चन यही आएंगे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, ठीक है। तो अगर तुमने अभी तक साइंस पेपर लीक नहीं देखी, तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो। तब तक के लिए मैथ्स के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, बिल्कुल तुम बहुत अच्छे नंबर ले आओगे, मेरे को भरोसा, बस कॉन्फिडेंस रखना, ये सारे क्वेश्चन कर लेना, अच्छे से कर लेना, बिल्कुल तुम टॉप कर जाओगे, ठीक है। मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक के लिए टाटा।